अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो नावल लेके आई हूँ, इसका नाम जो है आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। और आई थिंक ये रिवेंज बेस है, तो ये तो पढ़ के ही पता चलेगा कि किस तरह का ये नावल है। चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाये किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने सिर्फ अपनी बहन का बदला लेने के लिए तुमसे ये ढोंग रचाया, अशर ने निकाह के कागजात हरीम के मुंह पर मारते हुए कहा। हरीम अपना सर झुका सर उठा के हैरान नज़रों से अशर के चेहरे को देखने लगी, जिस पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसके अंदर कुछ क्षण से टूटा लेकिन चुप रही। तो अशर बोला, तुम्हारे अदा साईं सलार ने मेरी बहन की इज्जत से खेल के इसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया। तब से मैं बदले की आग में जल रहा था और फिर तुम्हारी सूरत मुझे मौका मिल गया। हरीम ने सर झुका के सब पेपर्स उठा के साइड पर रख दिए, फिर अपना दुपट्टा संभालती हुए अपनी जगह से उठी और 2 कदम अपनी जगह से चलकर अशर के करीब आई और इसकी आंखों में देखने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि क्या हुआ था, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि अगर मेरे अदा साईं तुम्हारी बहन की इज्जत से खेले थे, तो तुम मेरी इज्जत के साथ साथ मेरी रूह, मेरी फीलिंग्स और मेरी मोहब्बत से खेल चुके हो। ये जो जीत का नशा तुम पर चढ़ा है और जो फातिहाना मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर है, इससे यही लग रहा है कि तुम जीत चुके हो अशर रहमान। ब्रावो! तालियाँ साथ ही तालियाँ बजाने लगी। अशन इसे खामोश नज़रों से देख रहा था। इसे हरीम की समझ नहीं आ रही थी। इसे लगा था वो रोएगी, भीख मांगेगी अपनी इज्जत की, लेकिन उसकी आंखों में देख रही थी, चलो जीत की खुशी मनाओ, अब क्या करना है बाकी, अब मेरे साथ नोच लो मेरा जिस्म भी, अब ले लो मुकम्मल बदला, करो जानवर जैसे सलूक मेरे साथ, अब चलो। अशर नज़र चुराने लगा तो उसका कंधा हिलाकर बोली थी, यूँ करो, अपने दोस्तों को भी बुला लो, टूट पड़ो मुझ पर जानवरों की तरह। अब सब हरीम अशर चीखा था। इसकी आंखें अंगारा हो रही थी, लेकिन हरीम अपनी जगह से ना हिली। वो आंसू लिए इसे देख रही थी। लेकिन मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई थी मिस्टर अशर रहमान, किसी का बदला नहीं ले रही थी तुमसे, वो खुद पर जब्त करती अपनी उंगली इसके सीने पर मारती हुई बोली थी। अशर की नज़र झुक गई थी। हरीम से छोड़ के सोफे पर जाकर बैठ गई थी, लेकिन अशर अब सर उठाने के काबिल भी नहीं रहा था। वो देर तक अपने हाथों की चूड़ियों को देखती रही, फिर एक एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ने लगी। वो अशर आगे बढ़ा था इसे रोकने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास बैठता, हरीम ने सर उठा के तेज नज़रों से उसे देखने लगी थी। इसकी नज़रें आंसू से भरी हुई थी। अशर वहीं रुक गया और फिर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था। सुबह जब वो कमरे से बाहर निकली तो फ़ाइक अपनी बीवी के साथ सोफ़े पर बैठा हुआ था। हरीम पर नज़र पड़ी, फिर नज़र झुका दी, जबकि फ़ाइज़ा मुस्कुराकर खड़ी होगी। मॉर्निंग हरीम भी जवाबन मुस्कुराए। मॉर्निंग, ये अशर के दोस्त का घर था जहाँ इनका निकाह हुआ था। अशर इसे देखकर खड़ा हो गया, जबकि हरीम से नज़रअंदाज करके फ़ाइक से कहने लगी, फ़ाइक भाई मुझे मेरे फ्लैट तक छोड़ देंगे? जी ज़रूर भाभी। अपनी जगह खड़ा हुआ था। अशर पर नज़र पड़ी तो वैसे आंखें दिखाने लगा। मैं छोड़ देता हूँ। अशर के कहने पर हरीम ने इसे देखा भी नहीं था और आगे बढ़ गई। फ़ाइज़ा ने इसे रोकना चाहा, लेकिन वो न रुकी और दरवाजे से बाहर निकल गई। अशर भी इसके पीछे ही था। गाड़ी में खामोशी छाई रही। अशर एक नज़र इस पर डाल भी देता, लेकिन वो सामने रोड को ही देख रही थी। इसमें हिम्मत नहीं थी कि अब वो हरीम को पुकारे या इससे कोई बात करे। हरीम इससे अच्छा खासा आईना दिखा चुकी थी। फ्लैट के सामने गाड़ी रुकी। अशर इसे देखने लगा। वो बिना देखे गाड़ी से उतरे और थके हुए कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियाँ चढ़ते वो अपने दरवाजे के सामने रुकी। बैग से चाबी निकाल के इसके ने दरवाज़ा खोला, अंदर आके और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो ना जाने किधर थी। वो अपने कमरे में आकर बैग फेंक के वॉशरूम में गई तो शावर खोल के इसके नीचे खड़ी होगी। कब के रोक के वो आंसू बहना शुरू हो गए थे और ज़ब्त का बंधन टूटा तो फूट फूट कर रोने लगी। मोहब्बत का मातम, इतबार का सोग, इज़्ज़त का सौदा, क्या कुछ नहीं हुआ था इसके साथ। वो रोई जा रही थी। सरदार मोहम्मद यूसुफ के 2 ही बच्चे थे, सलार और हरीम। सलार बड़ा था और गाँव में हवेली में होता था अपने वालिद के साथ और दादी महनाज बेगम के साथ, जबकि हरीम शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। इसके लिए सरदार मोहम्मद यूसुफ ने फ्लैट लिया, जिधर वो बुआ के साथ रहती थी, जिसने इसकी माँ की मौत के बाद बचपन से इसकी परवरिश की थी। अशर एक छोटे घर का लड़का था, जिसका बाप हवेली में सदियों से सरदार मोहम्मद यूसुफ के साथ था। जब वो 15 साल का था, तब इसकी 20 साल बहन सरदार सलार की होश का निशाना बनी थी और इसने खुदकुशी कर ली। दूसरे दिन ही इसकी माँ चल बसी और फिर 1 महीने बाद इसका बाप भी। वो अकेला रह गया था। तब सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया और इसे पढ़ाया लिखाया। वो गांव के स्कूल में ही पढ़ा लिखा, फिर कॉलेज किया, फिर यूनिवर्सिटी वहीं शहर में ही जाता था। इसने फैसला कर लिया था कि वो इसका बदला सलार से ज़रूर लेगा। तब एक दिन इसकी नज़र हरीम पे पड़ी, जो शहर से यहाँ आई थी अपनी हवेली। वो यहाँ कम ही आया करती थी। इसके चेहरे पर अशर की नज़र रुक सी गई थी। वो बार बार नज़र चुराता, लेकिन बदले की आग इस पर ज़्यादा हावी थी। लाउंज में आई तो काफ़ी फ्रेश थी वो। बुआ ने इसे देखा। वो ज़ईफ़ उम्र की खातून थी, जिसे सुनाई कम देता था। उन्हें हलीम से बहुत मोहब्बत थी। आगे मेरी बच्ची, फंक्शन कैसा रहा? ठीक था बुआ जी। वास्ता से कहकर इनके पास बैठ गई थी, कुछ खाने को लाऊं? नहीं, दिल नहीं करो। और टीवी लगाए बैठ गई तो बुआ अपनी जगह से उठी, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। इसने इस बात में सर हिला दिया तो बुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इसकी नज़र टीवी पर थी, लेकिन इसका दिमाग कहीं और था। इसे एकदम याद आया कि वो इतना सब होने के बाद खामोशी
ये क्यों रही वो लड़ी क्यों नहीं अशर से? वो होता कौन है ये सब करने वाला इसके साथ? इसके साथ झूठी मोहब्बत का डोंगर जाकर इसके एहसास से खेलने वाला वो कौन होता है? वो अपनी जगह से उठी और दरवाज़े की तरफ बढ़ी ताकि साथ वाले फ्लैट में जहाँ अशर होता था वहाँ जाकर वो अशर को सुनाए। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने दरवाज़े के पास अशर बैठा दरवाजे के पास बैठा अशर चौंक के खड़ा हुआ। हरीम की तेवरी चढ़ गई थी। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वो नज़र झुकाकर बोला, मैंने सोचा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। वो गुस्से से देख रही थी। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ले लूँगी जाके। जी बाबा साईं ने कहा है कि आपका ख्याल रखूँ। वो सरदार मोहम्मद यूसुफ का ख़ास आदमी था और वो इन्हें बाबा साईं ही बुलाता था। हरीम इसे आबरू चुकाते देखने लगे। बताया नहीं बाबा साईं को कि इनकी बेटी को मोहब्बत के नाम पर लूट चुके हैं अपने सो कॉल्ड बल्ले की आग बुझाने के लिए। अशर ने तरफ कैसे देखा था उसे ही देख रही थी। मैं बता दूँ? वो नज़र झुका गया था। मैं बता दूँ उन्हें? तुमसे पूछ रही हूँ। वो चुप रहा। वो इसे गिरबान से पकड़े आस्था आवाज़ में गिराई थी। मेरी तरफ देखो। वो इसे देखने लगा। मुझे तुम्हारे इस ख्याल की ज़रूरत नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर उठा और दफ़ा जब अपने और जा गाँव अपने सरदार साईं के पास है जिसके काम के लिए मेरे करीब आए थे और यहाँ थे। वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूर रहो मुझसे। मैं बाबा साईं को कॉल करके कह दूँगी कि किसी और को भेजे। आई समझ अपनी बात कहकर जड़के से इसका गिरबान छोड़ कर वो खामोश रहा था। हरीम अंदर जाने के लिए मुड़ी जब अशर की आवाज़ पीछे से आई थी। कोई भी आ जाए मैं आपको छोड़ के गाँव नहीं जा रहा। आप मेरे निकाह में और मैं आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। हरीम मुँह मोड़ के इसे देखने लगी। अगर मुझे सबको बताना भी पड़ जाए मैं बता दूँगा कि हमारा निकाह हो चुका है और मैं आपको नहीं छोड़ सकता। हरीम गज़बनाक अंदाज़ में इसे देख रही थी। मरना है तुमने। तुम्हें क्या लगता है सबके बाद वो तुम्हें छोड़ देंगे? कुत्ते की मौत मारेंगे तुम्हें सब मिलके। मुझे मंज़ूर है। वो इसे देखकर बोला। हरीम कुछ देर इसे देखती रही। इसकी आँखों में यकीन था, मोहब्बत का यकीन। मैं फिर से इन आँखों का धोखा नहीं खाऊँगी। अशर रहमान हरीम के लहजे में कुछ था कि अशर नज़र झुका के जबकि हरीम दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई थी और काफ़ी देर तक वो दरवाजे पर बुझ दिए खड़ी रही। आंसू इसकी आंखों में जमा होने लगे। इसका दिल चाहा कि दरवाज़ा खोल के वो अशर को जाने का कह दे, कि बोल दे कि वो सब झूठ है जो इसने कल रात कही रही थी। वो आज भी इससे मोहब्बत करता है लेकिन वो कर ना पाई। मान ने टूटा था। शटर बंद दरवाजे को देखता रहा। इसका दिल चाहा आगे बढ़ के दरवाजे पर दस्तक दे और जब हरीम दरवाज़ा खोले तो उसे अपनी बाहों में भर ले और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए, लेकिन सब इतना आसान नहीं होता। यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो नीचे आई तो अशर इसे गाड़ी में सोया हुआ नजर आया था। वो दिन याद आ गए जब वो हरीम के लिए ही आते इसके पीछे सीट का दरवाज़ा खोल के खड़ा हो जाता था। ये हरीम मैडम खादम आपकी खिदमत में है और हरीम हंसती हुई फ्रंट सीट पर बैठ जाती। ये अशर कस क्या ना सा होकर दरवाज़ा बंद करके अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता और मुस्कुरा के हरीम को देखता। हमेशा की तरह खूबसूरत तो हरीम हंस देती थी। वो यूं ही इसे देख रही थी जब अशर की आंख खुली। हरीम को अपनी तरफ देखता पाके वजह कुछ देर इसके चेहरे को देखता रहा। नजरें मिली, दिल की धड़कने। हरीम ससेट का दरवाज़ा खोल दिया। मैं खुद जा सकती हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हरीम कुछ देर तंजिया नज़रों से इसे देखती रही। आम सहूलियों में भी वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। ब्लू जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने, ब्लैक ही शॉल ओढ़े, उलझे बालों और बड़ी हुई शेव के साथ वो बहुत खास लग रहा था। वो सर झटक के आगे बढ़ी और पिछली सीट पर बैठ गई। अशर के चेहरे पर एक साया सा आगे गुजरा था। कल तक वो उसे तंग करने के लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोलता और वो हंसती हुई फ्रंट सीट पर बैठ जाती और आज वो दरवाज़ा बंद करके अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। हरीम आप तो प्रिंसेस हैं, हमें एक बहुत बड़ी सल्तनत की मलिका और मैं एक आम सा इंसान है जिसे आपसे बेहद मोहब्बत होगी है। माजी की यादों में से एक और याद अशर के जहन से टकराई। इसने सर झटक के बैक व्यू मिरर से हरीम को देखा। वो स्पार्ट चेहरा लिए बाहर देख रही थी। इसके खूबसूरत चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो लब काटता गाड़ी स्टार्ट कर गया था। सब कुछ ख़त्म हो गया था और इसने खुद अपने हाथों से सब ख़त्म कर दिया था। हरीम का एतबार घाट, इसकी मोहब्बत, इसके एहसासात का तमस्खर। लेकिन हरीम बिना डरे इसे आईना दिखा दिया था जिसमें देख देख कर वो खुद शर्मिंदा हो रहा था। हरीम आईना दिखा चुकी थी मुझे जिसमें खुद का अक्सर देख देख कर मैं बार बार शर्मिंदा होता जाता हूँ। वो अभी फ़ाई के पास बैठा हुआ था। मान लो तुम्हें भी इससे मोहब्बत है अशर। अशर ने इसे देखा। मानना क्या, मुझे इससे हमेशा मोहब्बत रही है। वो ज़ख्मी मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला। तो अब फ़ाई किसे देख रहा था? अब अशर खाली नज़र से देखने लगा। अब क्या मैं इसे खो चुका हूँ? वो अपने हाथों को देखने लगा। लेकिन वो तो अभी तुम्हारे निकाह में है। अशर ज़ख्मी नज़रों से इसे देखने लगा। आज़ाद कर दूंगा इस कैद से भी, अब और दुख नहीं दे सकता इसे मैं। ऐसा कर पाओगे? फ़ाई के पूछने पर वो इसे देखता रहा लेकिन कुछ कहा नहीं। हरीम के साथ वाला एक कमरे का फ्लैट अशर का था जो इसे सरदार मोहम्मद यूसुफ ने दिलवाया था। अपने बेटे के जुर्म को छुपाने के लिए वो बहुत इनायतें कर चुके थे अशर पर, लेकिन अशर को इन सब से कोई गर्ज नहीं था। वो बस सलार से बदला लेना चाहता था। इसी बदले की आग में वो हरीम को दुख दे गया था। लेकिन आसान इसके लिए भी नहीं था। वो जो भी था मोहब्बत थी हरीम इसकी। ये अलग बात के बदले की आग ज़्यादा हावी थी इस पर, लेकिन वो फिर भी हरीम को दुख नहीं देना चाहता था। अनजाने में इसने हरीम को तोड़ दिया था जिसका कोई कसूर ना था। वो किताबें बिखराए पढ़ रही थी। बुआ किचन में न जाने क्या बना रही थी और अब एक ट्रे हाथ में लिए वो किचन से निकली। दी रानी, मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है।
मैं ज़रा ये अशर पुत्र को दे आऊँ। हरीम ने इस बात में सर हिला दिया और फिर से किताबों पर झुकी, लेकिन ध्यान अब अशर की तरफ चला गया था। तो हाथ में लिया पेंसिल नीचे रख के वो बेदिली से दरवाजे को देखने लगी, जिधर से अभी भी बुआ बाहर गई थी। क्या हो जाता अगर सब झूठ होता? अशर को सच में इससे मोहब्बत होती, इसे बदले की सूली पर ना चढ़ाया जाता तो कितना अच्छा होता। वो लब काटने लगी जब बुआ अंदर आई थी। हरीम की नजरें इन पर ठहर गई थी। दी रानी, खाना लगा दूँ? जी लगा दो। किताबें समेटने लगी और कब बुआ के पास की। अच्छा हुआ जो मैं खाना लेके गई। बेचारा अशर पुत्र कमरे में लेटा हुआ था। मैंने पूछा भी खाना खाया? कहता भूख नहीं, तो मैंने ज़बरदस्ती खाना लगाया और इसे कहा कि खा ले ज़रूर। बुआ बोले जा रही थी। वो भी यही चाहती थी कि बुआ अशर के बारे में कुछ बात कर लें ताकि इसे इसकी हालत का पता चल सके। इतना सब के बाद भी वो अशर से नफरत नहीं कर पा रही थी। अकेला बच्चा है, ना बाप ना बहन। किसी ख्याल के तहत हरीम ने बुआ को देखा। इसकी बहन कैसे मरी थी? बुआ ने चौंक कर इसे देखा, फिर नज़र चुराने लगी। मुझे नहीं पता। हरीम गौर से इन्हें देखने लगी। बताए ना बुआ, इसकी बहन कैसे मरी थी? खुदकुशी कर ली थी। क्यों? हरीम के सवाल नज़रों के जवाब में बुआ नज़र चुरा रही थी। इसे होश का निशाना बनाया गया था। किसके होश का निशाना बनी थी वो? हरीम की जांचती हुई नज़रों में बुआ बेचारगी से कहने लगी, छोड़ दे दी रानी, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई है? बुआ किसकी नो होश का निशाना बनी थी वो? बुआ ने बेचारगी से इसे देखा। क्यों सरदारों के हाथों मुझे मरवाना चाहती हो? अदा साई ने किया था ये सब। बुआ ने घबरा के इसे देखा जो संजीदगी से इन्हें देख रही थी। बुआ ने नज़र झुका दी। हाँ थी रानी, फिर इसने खुदकुशी कर ली। इसके दूसरे दिन इसकी माँ चल बसी और फिर 1 महीने बाद इसका बेचारा बाप। अशर तब छोटा था। तब से सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया था, पढ़ाया लिखाया और अब वो इनका खास आदमी है। अपने बेटे के गुनाह को छुपाने के लिए बाबा साईं ने ये सब किया। वो तन से मुस्कुराहट होठों पर सजाए बुआ को देख रही थी। इसे दुख हो रहा था अशर के घर वालों के साथ इतना कुछ हो गया। वो दुखी हो गई थी अशर के दुखों का सोचकर, लेकिन वो फिर भी नाराज़ थी क्योंकि इसे धोखा दिया गया था इसने मोहब्बत के नाम पर। बुआ इसकी नज़रों से खाइफ होकर जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी। आ जा रानी, खाना खाते हम। वो बुआ के साथ बैठकर खाना खा निकालने लगी अपने लिए। सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली तो अशर फ्लैट के दरवाजे के पास आके रुकी। कुछ देर बंद दरवाजे को देखती रही। वो आगे बढ़ने का सोच रही थी। जब दरवाज़ा खुला अशर पर नज़र पड़ी तो वो सटपटा गई। अशर भी इसे देख चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़ गई थी। अशर के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। वो दरवाज़ा बंद करके इसके पीछे आया तेज़ी से। करीम लिफ्ट में गई तो पीछे से वो भी आ गया था। दोनों ही खामोश थे। अशर नज़र झुकाए खड़ा था। इसकी बार नज़र हरीम पर पड़ रही थी। ब्लैक ड्रेस में इसका रंग निखरा हुआ सा लग रहा था। बाहर निकल के हरीम चलने लगी तो अशर भी इसके साथ चलता गाड़ी तक आया। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर वो खड़ा हो गया था। हरीम बैठ गई। वो भी बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद करके अपनी सीट पर आकर बैठ गया था। हरीम, आप की आंखों में देख के मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ, वरना ज़िंदगी से बहुत दुख मिले हैं मुझे। अशर इसके पास बैठा कह रहा था। हरीम, मैं इसकी आंखों में इसके लिए दुख था, मोहब्बत थी, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे दुखों का मदावा हूँ। अशर ने इसे देखा। वो आंखों में शरारत लिए इसे देख रही थी। अशर के हंसने पर वो भी हंसती थी। माजी की यादें अब ताज़ा ही बन के रह गई थी। इनके बीच अब एक दीवार सी खड़ी हो गई थी। ना बात करते थे आपस में, ना हंसते, ना आंखों से कोई शरारत, कुछ भी नहीं था। अशर अपने हाथों से सब दफना चुका था। वैसे भी वो महलों की शहजादी और अशर एक आम सा आदमी जिसका कोई नहीं था। शाम को दोनों पहुंचे तो हरीम जल्दी से लिफ्ट में गई ताकि जल्दी घर जा सके। इसे भूख लगी थी। अशर भी साथ था। हरीम बटन पुश करके ऊपर पहुंचने का इंतजार करने लगी जब अचानक लिफ्ट रुक गई, लाइट चली गई। हरीम घबरा के हाथ पाँव मारने लगी। अशर को पता था कि इसे अंधेरे से डर लगता है। मेरा दम घुट रहा है, मुझे डर लग रहा है। अशर ने इससे आवाज़ दी। हरीम वो इसका बाजू पकड़े इसके करीब आ गया। अशर, मेरा दम घुट रहा है, वो घबराने के अंदाज में बोली। अशर ने इसके गिर्द अपने बाजू हाइल कर दिया और मोबाइल निकाल के लाइट ऑन करने लगा। इसमें कुछ नहीं होगा आपको, अभी लाइट आ जाएगी। हरीम अपने आंसू भरी आंखों से इसे देखने लगी। कुछ कहीं मत जाना प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। इसी लम्हे अशर का दिल जोर से धड़का था। हरीम की आंखों में डर, इसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। उसके सीने में छुप रही थी इसकी इतनी कुर्बत पर अशर ने बेसाख्ता इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिया। आपको कुछ नहीं होगा हरीम, मैं आपके पास हूँ। लेकिन वो आंखें बंद किए इसके सीने से लगी रही थी। इसे अपने बाजू के इज़ार में लिए मोबाइल चेक करने लगा कि किसी को कॉल कर ले, लेकिन सिग्नल नहीं आ रही थी। इसी वक्त लाइट आ गई और लिफ्ट में हरकत हुई। वैसे लम्हे की कैद में रहना चाहता था अभी। हरीम का खुद से लिपटना इसे फिर से अनोखे सा साथ बख्श रहा था। मोहब्बत, हाँ इसे मोहब्बत थी तो थी हरीम से, सच्ची मोहब्बत। लेकिन वो बदले की आग में इतना जलस चुका था कि ना चाहते हुए भी इसे दुख दे गया था। लिफ्ट रुकने पर वो दोनों बाहर आए तो एहसास होने पर हरीम इसे छोड़ के शर्मिंदा सी होने लगी। अच्छा यार, इसे ही देख रहा था, अब ठीक है ना? अब हरीम इसे देख के बिना आगे बढ़ गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अशर किसी ने से लगी खड़ी हुई थी। जिस मोहब्बत को वो सराहने में लगी हुई थी वो दोबारा अब से उबर उबर के सामने आ रही थी। दरवाजे पर पहुंच के इसने चेहरा मोड़ के अशर को देखा। वो वहीं खड़ा इसे देख रहा था। सर हरीम सर झटक के दरवाज़ा खोल के अंदर चली गई। अशर भी धीरे धीरे चलता हुआ अपने फ्लैट पर आ गया था। रात के 8 बज रहे थे। बुआ के साथ बैठी टीवी देख रही थी।
वो जब दरवाज़े पे बेल हुई तो वो अपनी जगह से उठी, मैं देखती हूँ कौन आया है ये कहकर दरवाज़ा खोलने लगी। जब सामने अशर खड़ा था, अरे अशर पुत्र खैरियत है? वो बुआ वो हाँ चीनी मिलेगी, इससे कुछ ना सूझा तो चीनी मांगने लगा। बुआ लाती हूँ कहकर किचन की तरफ जाने लगी। बुआ कौन है? रीम टीवी देखने देखते पूछने लगी तो बुआ जाते जाते रुकी। अशर है, चीनी मांग रहा है। किचन की तरफ बढ़की। रीम टीवी से नजर हटाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी जिधर से अशर झांक रहा था। वो बस रीम की एक झलक देखने आया था। वो कब से बेचैन इसे कब से बेचैनी हो रही थी कि रीम कैसी होगी, बस एक बार देख ले। रीम के नज़र पड़ते ही वो साइड पर हो गया। तब तक बुआ चीनी इसके पास लेके पहुंच गई थी। ले पुत्र, वो कुछ तो नहीं चाहिए ना? वो अंदर झांकने की कोशिश करता बोला। नहीं बुआ, थैंक यू। और फिर सर झटक के वो अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया। बुआ भी वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। रीम की नज़रें नहीं पड़ती। बड़ा नेक बच्चा है, बुआ ऐसे देखते ही बोली तो रीम हम कह के दोबारा से टीवी देखने लगी। आज उन्हें गाँव जाना था, 2 छुट्टियाँ थी तो सोचा गाँव में ही जाकर गुज़ारते। वो दोनों तैयार थे जब बच्चा दरवाज़े पर आया। एक भरपूर नज़र हरीम पर डाल के वो बुआ से कहने लगा, चले हाँ मेरा पुत्र चलते हैं। वो तीनों दरवाज़ा बंद करके गाड़ी तक आए थे। बुआ और हरीम पीछे बैठ गई थी जबकि अशर ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। बैक व्यू मिरर ठीक करते हुए दोनों की नज़रें एक पल को मिली थी। हरीम ने फिर नज़र चुरा ली। पूरे रास्ते वो बार बार हरीम पर एक नज़र डाल लेता और हरीम की भी मिल जाती। आखिर इसने बैग से ग्लासेस निकाल के पहन ली। हरीम की इस हरकत पर अशर ज़रे लब मुस्कुराया था। हरीम की नज़र इसके मुस्कुराते लबों पर पड़ी लेकिन कहा कुछ नहीं। हवेली पहुंचकर वो गाड़ी से उतरते अंदर की तरफ बढ़ गई। अशर भी सामान लिए अंदर आ गया। वैसे भी इसे आसानी से इजाज़त थी अंदर आने की। हरीम सरदार मोहम्मद यूसुफ से मिली तो सलाड भी आगे बढ़कर इसे गले लगाए लेकिन हरीम ने इसे रोक दिया। सलाड ने गौर से इसे देखा। क्या हुआ? हरीम अपने अदा से नहीं मिलोगी? हरीम नज़र चुरा रही थी। अदा से मिल लिया बस। सलाड हैरान था कि इसकी बहन को क्या हो गया है। वो तो बहुत खुश जोश से इसे मिला करती थी। अशर ने किन अँखियों से हरीम को देखा तो सलार से दूरी बरत रही थी। और अशर पुत्र कैसे हो? सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अशर से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बाबा सही, अल्लाह का करम है। सरदार मोहम्मद यूसुफ के कहते ही अशर ने बैग सामने रखा। ये हरीम बीबी का सामान है। हरीम ने झोंक कर इसे देखा। अशर नज़र झुकाए खड़ा था। इसे दुख ने आन गिरा था। इसका मजाजी खुदा इसे हरीम नहीं बोल सकता। एक मुलाजिम की तरह हरीम बीबी पुकार रहा है। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इसे मुखातिब किया। चलो दादी से मिल कर आते हैं। हरीम बेटा जी बाबा सही, वो ये कहकर अशर पर नज़र डालकर आगे बढ़ गई। अशर ने भी इस पर नज़र डाली थी। सलार और मोहम्मद यूसुफ आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने नहीं देखा। अशर का दिल डूब रहा था। इसे लगा वो फिर हरीम को नहीं देख पाएगा। अब हरीम सर झटक के आगे बढ़ गई थी। हवेली के आगे वो काफ़ी मसरूफ़ हो गई थी। महनाज बेगम अपनी पोती का हर तरह से ख्याल रख रही थी। इसके लिए ख़ास खाने बनाने चली जाती है। लेकिन हरीम बस मुस्कुरा देती। अरे दादो इतना मत खिला, मैं मोटी हो जाऊंगी। ये दादो की जान इतनी पतली सी होकर रह गई और ये शहर की हवा तुम्हें रास नहीं आई। हरीम हंसने लगी जब सलाड भी इनके पास आकर बैठ गया। हमारी दी तो हमसे भी नाराज़ है। हरीम ने एक नज़र इसे देखा। मैं नाराज़ नहीं हूँ। सलाड इसे ही देख रहे थे। अपने अदा साईं के गले भी नहीं लगी, फरमाइश भी नहीं की। वह नाराज़गी से देख रहा था, दिल नहीं चाह रहा था। वो मुंह मोड़ गई थी। क्यों? सलाड के इस तस्वार पर वो इसे देखने लगी। कुछ बातें अनकही ही रहें तो बेहतर है। वो उठ के जब अपने कमरे में आ गई थी। इसने कल से अशर को नहीं देखा था। वो मुझे दिल के साथ खिड़की के पास आई तो नीचे अशर इसे नज़र आया जो कुछ लिख रहा था। वो इसके झुके सर को देखने लगी। इसका दिल ज़ोर से धड़का था। उफ, मुझे इस शख्स से इतना सब होने के बाद भी नफ़रत क्यों नहीं होती? इसी लम्हे किसी ने अशर को आवाज़ दी। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इसकी आवाज़ की सिम चला गया। हम चाहते हैं कि हाँ आपका रिश्ता सरदार तैमूर अली ख़ान के साथ तय हो जाए। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने गोया इसके सर पर बम फोड़ा था। वो बेयकीनी से इन्हें देख रही थी। वो इसका चचाज़ाद था, अव्वल दर्जे का आवारा शराबी और कमाश किस्म का इंसान था। वो महनाज बेगम ने सख्त आवाज़ में कहा। वो कमाश किसी भी की तरह से वो हमारी बच्ची के बराबर नहीं है। ये नामुमकिन है। माँ जी ठीक है, हो जाएगा वक्त के साथ। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा तो महनाज इन्हें सख्त नज़रों से देखने लगी। और अगर ना हुआ तो सरदार मोहम्मद यूसुफ उन्हें देख कर रह गई तो महनाज हरीम के घबराए चेहरे को देखने लगी। फिर अपने बेटे की तरफ देखा। आइंदा इसका नाम भी नहीं लिया जाएगा इस हवेली में। हरीम इस घर की बेटी है, कनीज़ नहीं कि किसी के साथ भी बांध दो। अ, दूसरा मोहम्मद यूसुफ, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। मैं हरीम के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। महनाज के अल्फाज में सख्ती थी। जब मुलाजमा आई, बड़े सरकार आपने अशर को याद फरमाया। हाँ बुलाओ उन्हें अंदर। मुलाजमा सर झुकाए चली गई। जब सरदार मोहम्मद यूसुफ अपनी माँ की तरफ देखते मुड़े थे। बात ख़त्म कर चुकी मैं। हरीम की शादी वहाँ नहीं होगी। बस अंदर आता अशर टटक के रुक गया था। इसका दिल डूबने लगा था। हरीम की शादी। वो सर झटक के आगे आया था। अस्सलाम वालेकुम। सब ने इसे देखा। हरीम ने भी नज़र उठा के इसे देखा था। वालेकुम सलाम। अशर पुत्र बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उनके साथ सोफे पर बैठ गया था। हरीम इस
पर इसकी नज़रें पड़ी थी। इसकी सफ़ेद फरती रंगत देखकर वो बेचैन हो गया था, लेकिन क्या कहता हरीम वहाँ से बेदिली से उठकर अपने कमरे में आ गई। ज़िंदगी ने क्या मोड़ लिया था, वो अशर की मनहूका थी। ये बात कैसे बताएगी वो सबको? बताएगी भी तो कैसे अशर को कत्ल कर देते ये वो लोग। वो तड़पा के मार देते। वो अशर हाथों में लिए बैठ गई थी। हरीम और बुआ शहर की तरफ जा रहे थे। दोबारा से अशर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो हरीम भी सबको खुदाफिज़ कहकर पिछली सीट पर बुआ के साथ बैठी थी। गाड़ी हवेली से निकलकर अपने रास्ते पर रवा-दवा थी। अरीम ने बुआ को देखा तो वो सो चुकी थी। इसकी नज़र अशर पर पड़ी। वो संजीदगी से गाड़ी चला रहा था और खामोशी से बाहर देखने लगी। जब अचानक फायरिंग शुरू हो गई, अशर गाड़ी को संभालने लगा। इसने जल्दी से पीछे देखा। अरीम बीबी नीचे हो जाएँ। वो एक हाथ से गाड़ी हैंडल करके दूसरा हाथ से रिवॉल्वर निकालने लगा ताकि जवाबन कार्रवाई कर सके, लेकिन एक गोली इसके कंधे को लग गई। दर्द की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो मुश्किल गाड़ी की रफ्तार तेज़ करके इस इलाके से निकल गया। अब कदरे सुकून था। रीम ने बुआ को सीधा बिठाया और बाहर देखने लगी। कौन थे ये लोग? पता नहीं। रीम बीबी आप ठीक तो है ना? इससे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। बज़ाहिर अशर गाड़ी चला रहा था, लेकिन कुछ तो था। वो चौंक के अशर के चेहरे को देखने लगी जहाँ दर्द की तहरीर थी। तुम ठीक हो अशर? वो जी कह कर दर्द बर्दाश्त कर रहा था। खून रीम इसके शॉल पर खून को देखकर चलाई थी। अशर ने साइड पर गाड़ी रोकी। वह गुनगुनी में जा रहा था। इसने शॉल हटाई। इसके कंधे पर गोली लगी थी। अशर तुम्हें गोली? वो रोने लगी थी। अशर इसे बंद होती आंखों से देखने लगा। मैं ठीक हूँ। रीम अपनी तरफ से उतरते इसकी तरफ आई थी। दरवाज़ा खोलकर इसे सलाह देते बोली मैं गाड़ी चलाती हूँ, मैं चला लूँगा। हरीम बीबी वो उसकी बात नज़रअंदाज करके इसे सहारा देती गाड़ी से उतारा। बुआ भी उतरने में मदद करने लगी। इसे फ्रंट सीट पर बैठा के वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आके बैठ गई थी। इसके हाथ पाँव लज रहे थे। इसने आंखें बंद करके एक लंबी सांस खींची। बुआ भी पिछली सीट पर बैठ गई थी। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो शहर की तरफ जा रहे थे कि एक नज़र वो अशर पर भी डाल लेती, जो गुनगुनी में होते हुए भी बार बार आंखें खोल कर हरीम को देख लेता। हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रोककर इसने नर्सेस को आवाज़ दी। स्ट्रेचर पर इसे डाला गया और वो बुआ इनके साथ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। इनका खून आलूदा हाथ हरीम के हाथ में था। वो नीम वह आंखों से देख रहा था। आईसीयू के करीब पहुंच जब इसने अंदर ले जाया गया तो इसे लगा कि वो मर जाएगी। अब मरने से पहले वो एक दफ़ा हरीम को अपनी मोहब्बत का यकीन मर जाएगा। मरने से पहले वो एक बार हरीम को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था। मरने से पहले वो एक दफ़ा हरीम को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था। माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी ना कह पाया। वो बंद दरवाजे को देखती रही। वो वहीं बुआ के साथ बैठी इंतज़ार करने लगी। जब कुछ डॉक्टर ने आकर ने बताया कि अच्छा ठीक है। अब डॉक्टर ठीक है ना? अब अशर आप सच बोल रहे हैं ना? इसकी आँखों में आँसू थे। जी, गोली कंधे को चीरती हुई गुज़र गई है। ज़ख्म गहरा है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा। शुक्र अदा करने लगी। बुआ गौर से अपनी दीरानी का चेहरा देखने लगी थी, जिसके चेहरे पर डर और खौफ था। हरीम ने इन्हें देखा तो एहसास होने पर नज़र चुराने लगी। वो मुँह ही मोड़ चुकी थी। ऐसा लगा कि बुआ ने इसके चेहरे से इसके दिल की कैफ़ियत पढ़ ली है। जबकि बुआ की पुश्त को अपनी बूढ़ी पुरसोच नज़रों से देखने लगी। कुछ तो बात है जो दीरानी इतना घबरा गई हैं। फिर सर झटक गई थी। इसकी आँखें खुली तो पहले सब कुछ धुंधला-सा नज़र आया। जब साफ़ नज़र आने लगा तो वो कमरे का जायज़ा लेने लगा। हॉस्पिटल के एक कमरे में बेड पर था वो। इसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। इसकी नज़रों के सामने कुछ देर पहले का हादसा फ़िल्म की तरह चलने लगा। इसे पहला ख़्याल हरीम का ही आया था। इसे ख़्याल के आते ही वो फ़ौरन अपनी जगह से उठा था। इसे कंधे पर दर्द का एहसास हुआ, लेकिन वो लबरेशदार ड्रिप निकाल कर अपनी जगह से उठा। सीधे दरवाज़े की तरफ बढ़ रहा ही था कि जब हरीम अंदर आई। अशर को यूँ कमरे के बीचों-बीच खड़ा देखकर वो हैरान हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेटो अपनी जगह पर जाकर। आप ठीक है ना? हरीम बीबी अपने चकराते सर को संभालता हुआ बोल रहा था। हरीम इसके करीब आई। अब मुझे हरीम बीबी मत बोलना। उसे देख के गया इतना बुरा इस लड़की के साथ करने के बाद भी वैसे ऐसे कह रही थी। हरीम को उसके यूँ देखने से कन्फ्यूजन होने लगी। आप महलों में पली शहज़ादी और मैं एक आम सा आदमी। अपनी औकात से ऊँची उड़ान उड़ के मैंने आपको दुःख दिया बहुत, लेकिन वो कुछ देर रुका, अपने लब काटा। हरीम को देखता रहा, फिर आगे बढ़ के वो इसकी पेशानी पे अपने लब रख के वो अपने आंसू पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा। हरीम की आंखों में हैरत थी, फिर इसे देखने लगा। लेकिन मैं आपको ज़्यादा कर दूंगा। आंसू इसकी गाल पर फिसले थे। हरीम की आंखों में हैरत आ आई थी इस बात पे। अगले लम्हे गुस्से से इसे देखने लगी और इसे थप्पड़ मारा। वो अपने गाल पर हाथ रखे नजर झुका गया था। तुम होते कौन हो मुझे साथ करने वाले? बोलो। उसके सीने पर हाथ मारते बोली। बस अशर बस सी करके रह गया। मुझसे पूछा है कि मैं आज़ादी चाहती हूँ कि नहीं। अशर सर झुकाए कहने लगा। जानती हैं आप आईसीयू में जब के लेके जा रहे थे तब मैं आपको को आवाज़ दी थी, शायद आपने सुनी नहीं। तब वो रुका, फिर कहने लगा तब मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा, फिर नहीं देख पाऊँगा आपको, शायद ये मेरी आखिरी सांसें हैं। तब मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो लब काटने लगा। हरीम इसके झुके सर को सवाली नज़र से देखने लगी और यकदम इसके सर उठाकर इसे देखने लगा। मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की हरीम, पाक मोहब्बत। मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं, बस मैं बहक गया था कुछ देर के लिए बदले की आग में, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हरीम, मैं आपको छोड़ना भी नहीं चाहता। वो फिर से सर झुका गया था, जानते हुए भी कि मेरा आपसे कोई जोड़ नहीं। अब कौन मैं कहाँ? मैं तो आपके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। सर झुका
झुका सर उठाकर हरीम को देखने लगा। वो बेआवाज़ से रो रही थी। आपसे से सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं, स्टूपिड इडियट, पहले नहीं बता सकते थे, इतना रुलाना ज़रूरी था क्या? वो रोते-रोते कहने लगी, आई एम सॉरी। अशर को दुःख हुआ था, साथ इसका सर चकरा गया और वो नीचे गिर गया। अशर, वो चीखी थी, अशर, अशर उठो, डॉक्टर, डॉक्टर, वो चीखने लगी थी। कमरे में नर्स आ गई, फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाया कि वो जल्दी से अपना काम अंजाम देने लगी। टीम पटी आँखों से अशर के वजूद को देखने लगी। इसके कानों में एक ही आवाज़ गूंजती थी, मोहब्बत के इकरार की, जो इसकी रूह तक सरशार कर गई थी। वो बदले के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी। अशर इससे सच में मोहब्बत करता था, इतना ही जितना वो करती है। अशर अभी तक होश में नहीं आया था। हरीम बुआ के पास बैठी हुई थी। बुआ को समझ नहीं आ रही थी कि हरीम इतना परेशान क्यों हो रही है। बुआ, प्लीज़ वापस साईं को मत बताइएगा यहाँ का कुछ, वरना वो मुझे अशर के पास नहीं रहने देंगे और मैं इसके पास रहना चाहती हूँ। बुआ हैरान हुई थी, सरदार की बेटी को इतनी हमदर्दी एक मुलाजिम से क्यों दी जानी है। बुआ के पूछने पर उन्हें देखने लगी, क्योंकि मेरा अशर से वो रुक कर इधर-उधर देखने लगी। फिर बुआ की सवाली नज़र से इनकी तरफ देखा। मेरा अशर का निकाह हुआ है। हाय बुआ, सीने पर हाथ रखे हैरान नज़र से देखने लगी। क्या कर दिया तूने? मेरी बच्ची, अगर सरदार साईं को पता चल गया तो वो तो जान ले लेगा। अशर की ये क्या करती है? हाय मेरा जवान पुत्र सरदारों के हाथों मारा जाएगा। वो रोने लगी थी। बुआ प्लीज़ बाबा साईं को मत बताइएगा, प्लीज़ किसी को मत बताइएगा, वो लोग अशर को मार देंगे। प्लीज़। वो रोते रही थी। दीरानी, अल्लाह तुम दोनों की हिफाज़त फरमाए, मत रो मेरी बच्ची। वो आने वाले वक़्त का सोच के दहल गई थी। अगर सरदारों को पता चल गया तो वो ज़िंदा अशर को गाड़ देंगे। कमरे में जब वो आई तो फ़ाइक अशर के पास बैठा था। हरीम के आते ही वो खड़ा हो गया। ये भाभी, मैं बाहिर हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो। हरीम ने इस बात में सर हिला दी तो फ़ाइक बाहर निकल गया। अशर इसे ही देख रहा था। हरीम इसके पास आकर कुर्सी पर बैठ के और इसे देखने लगी। कैसी तबीयत है? अब बेहतर हूँ। वैसे गहरी नज़र से देखता हुआ बोला था, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैं, मुस्कुरा कर जवाब देकर वो इधर-उधर देखने लगी और अशर इसे मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी तुम्हारे यूँ देखने से। हरीम के कहने पर नज़र चुराते बोला, जी नहीं देखता। अब हरीम से देखने लगी, काफ़ी ओबीडेंट हो आप, मालिक हो हमारे। अशर के ऐसा कहने पर हरीम इसे शक की नज़र से देखने लगी। हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है आपस में। अशर इसकी उदास आँखों में देखता शर्मिंदा होने लगा। सब ख़त्म हो चुका है अशर। तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो अब आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हुआ। वाक़ई शर्मिंदा था। हरीम का दिल बुझ गया था सो के कहकर वो मुँह मोड़ गई थी। इसका दिल दुखी करने लगा था। अशर कुछ देर इसकी पुश्त को देखता रहा, फिर उड़ने की कोशिश करने लगा। इसे हरीम का उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। इसे कंधे पर दर्द महसूस हुआ तो वो करा कर रह गया। हरीम जल्दी से मुड़ी थी, क्या कर रहे हो तुम? वो उठ के इसे दोबारा लौटाने में मदद देने लगी। नाराज़ हो गई थी आप? तो मनाना चाह रहा था मैं। उसकी आंखों में देखते शरारत मनाना चाह रहे थे। वो इसकी आंखों में देखती शरारत से बोली थी। उसके बहुत करीब थे। अशर धीरे से मुस्कुरा पड़ा। हाँ तो तुम्हारे पास हूँ, मनाओ मुझे। मुस्कुराती हुई इसे देख रही थी। अशर को इसकी खुशबू बहकाई जा रही थी। मेरे पास रहो हरीम, हमेशा तुमसे दूरी मैं नहीं सह सकता। वो बेखुदी के में बोले, गया तो अपने पास रहने दो, मुझे हमेशा दूर जाने ही मत दो मुझे। अशर हरीम जज़ब से इसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। अशर का दिल चाह रहा था कि काश ये लम्हा हमेशा के लिए रुक जाए, इनके बीच कभी कोई दूरी ना आए, कोई मुश्किल ना आए। आज अशर को डिस्चार्ज किया गया था। वो फ़ाई के साथ अपने फ्लैट पर आ गया था। हरीम इसके लिए सूप बना के बुआ को देखने लगी। जाओ देखे आओ। बुआ मुस्कुरा के बोली थी, नहीं आए बुआ, आप जाइए। हरीम को अजीब लग रहा था, इतने प्यार से तुम बना रही थी कि मुझे तुझ पर प्यार आ गया था। जा अब जाके खुद खिला, बेगाना थोड़ी है वो। बुआ के प्यार से कहने पर वो मुस्कुरा पड़ी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वो ट्रे उठा के किचन से निकली तो बुआ ने इसके लिए और अशर के लिए ढेर सारी दुआएं की थी। दरवाजे पर पहुंचकर वो अपनी सांसें बहाल करने लगी। फिर दरवाजे पर दस्तक दी तो फ़ाइक ने दरवाज़ा खोला। भाभी आप आइए, मैं अब घर ही जा रहा हूँ। हरीम अंदर आई तो और फ़ाइक अल्लाह हाफ़िज़ कहकर बाहर निकल गया। हरीम दरवाज़ा बंद करके अशर के कमरे की तरफ आई थी। इसे देख अशर संभल के बैठा था। अरे आप आइए, वो मुस्कुराते हुए इसके पास से बैठ गई थी। मैंने सूप बनाया है तुम्हारे लिए, वो भूख भी लगी है मुझे बहुत। वो नमकीन डाल के इसे खाना खिलाने लगी। अशर इसे महबत से देख रहा था। अशर की नज़रों की तपिश से इसके चेहरे पर हज़ारों रंग बिखर रहे थे। ऐसे देखोगी तो मैं कैसे खिलाऊँगी? हरीम ने सच होकर कहा तो अशर हँसने लगा। मैं नहीं देखता, लेकिन वो चुप होके इसे देखने लगा तो हरीम सौरी नज़र से इसे देखने लगी थी। मैं अपनी आँखों को रोक नहीं सकता। वो मासूमी से बोला तो हरीम हँसने लगी। हँसते-हँसते अचानक वो रोने लग गई थी। अशर घबरा के इसे देखने लगा। क्या हुआ हरीम? वो इसे देख-देख कर रोए जा रहे थे। अशर परेशान नज़र से इसे देख रहा था। अशर कहीं और चलते हैं, बाबा साईं हमें साथ नहीं रहने देंगे। अगर इन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। वो हमें साथ नहीं रहने देंगे। वो रोए जा रही थी। अशर ने इसके चेहरे को अपने हाथों में लिया था। हरीम सुनो, हरीम रुके से देखने लगी। अशर ने आगे बढ़कर अपने होठों से इसके आंसू साफ किए, फिर इसकी आंखों में देखने लगा। कुछ नहीं होगा, ना मुझे ना तुम्हें। मैं आपके लिए अपनी जान भी देने को हाजिर हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा साईं ज़रूर समझेंगे। मैं हमें देख लेना। वो हरीम को इत्मीनान दिला रहा था, लेकिन इसे मालूम था कि सरदार अपनी बरदा बरादरी से बाहर शादी नहीं करते अपनी बेटियों की, वो भी एक छोटे ख़ानदान के फ़र्ज़ से। सुबह इसकी आँख खुली तो किचन से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। इसने खिड़की घड़ी देखी तो
दिन के 11 बज रहे थे। वो आहिस्ते से अपनी जगह से उठा और धीरे-धीरे चलता कमरे से बाहर आया। लाउंज से होता हुआ किचन में आया, जहाँ हरीम नाश्ता बना रही थी। अशर दरवाजे पर रुककर इसी की पुश्त देखता रहा। ऐसे ही ज़िंदगी के ख्वाब देखता वो अक्सर हरीम के संग वास्ता रवि से चलता हुआ इसकी पुश्त पर रुक गया था। इसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाया, इसके गिर्द अपने बाजू हायल कर दिए। "क्या कर रहे हैं आप?" हरीम मुस्कुरा कर उठ गए। "आप? कैसी तबीयत है?" अब अशर ने एक लंबी सांस खींची थी। "ठीक है, मैं नाश्ता बना रही, मैं भी हेल्प करने ही तो आया हूँ।" वो ज़रा मुस्कुराता हुआ बोला तो हरीम हंस पड़ी थी। इस टूटे कंधे के साथ अशर हंस पड़ा। "मैं बुआ को देख के जल्दी से आती हूँ।" वो जाने के लिए मुड़ी तो अशर ने इसका हाथ पकड़ लिया। हरीम मुड़ के से देखने लगी। "क्या?" वो मुस्कुरा पड़ा। "कुछ नहीं।" हरीम मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो अपने फ्लैट के पास सरताज के आदमी को देखकर वो दोबारा से अंदर आके दरवाज़ा बंद कर दिया। दीवार से टेक लगा के लंबी-लंबी सांस लेने लगी। अशर इसे यूँ देखकर उसके पास आया था। आस्था वो डरते हुए इसे चुप करवाने लगी। "अदा सही आए हैं, लगता है इनके बंदे बाहर खड़े हैं।" वो खौफज़दा थी। "अगर इन्हें पता चला मैं यहाँ हूँ, वो मार डालेंगे हमें।" कुछ नहीं होता हरीम, कुछ नहीं होता। ओके ना?" वो हरीम की खौफज़दा आँखों में देख कर बोला था। हरीम को फिर डर लग रहा था वो लोग अशर को ख़त्म कर देंगे अगर इन्हें ज़रा भी भनक पड़ेगी। बेख्तियार इसने अशर के वजूद को अपने और करीब लिया। अशर इसकी इस हरकत को बहुत प्यार से देखा था। हरीम ऐसे पकड़े हुए खड़ी रही जैसे वो आके अशर को इससे छीन लेंगे। फिर बाहर आवाज़ आई। इसने असर से देखा वो लोग जा रहे हैं। हरीम काँप रही थी। अशर ने नरमी से इसके काँपते वजूद को अपनी बाहों में भर लिया था। हरीम को रोना आया था। कैसे मनाऊँगी वो अब मनाएँगे वो सब अशर के लिए। कोई इसकी नहीं सुनेगा। अगर अशर को कुछ हो गया तो वो सोच के दहल गई थी। दरवाज़े पे दस्तक हुई तो दोनों ने चौंक कर देखा। दरवाज़े की तरफ देखा, फिर तेज़-तेज़ से बजने लगा दरवाज़ा। अदा सही इसने खौफ़ज़दा नज़रों से अशर को देखा था। अशर ने जब देखा तो बुआ थी। इसने दरवाज़ा खोला तो बुआ को बौखलाई सी अंदर आई थी और दरवाज़ा बंद करके उन्हें देखने लगी। छोटे सरदार आए थे, उन्हें तुम्हारा पूछ रहे थे। मैंने बता दिया। धीरानी तो यूनिवर्सिटी गई है। क्यों आए थे? हरीम अब संभल गई थी। गाँव से तेरे लिए फल और कुछ किचन का सामान लाए थे। हरीम ने सूखा सामान लिया था। अशर वो पुत्र कैसा है अब तो? वो अशर को देखने लगी है। अब मैं ठीक हूँ बुआ। अशर ने भी हरीम के चेहरे पर नज़र डाली। वो नॉर्मल थी। सलार को देखकर हमेशा अशर को नए सिरे से गुस्सा चढ़ता था। पहले सोचा था हरीम के ज़रिए से बदला लेगा, लेकिन अब हरीम के आगे बेबस था। इसे अपनी जान जाने की कोई फ़िक्र नहीं थी। फ़िक्र थी तो सिर्फ़ हरीम की। इसके मरने के बाद वो सब हरीम के साथ क्या करेंगे? वो उसे कत्ल भी करे तो कैसे? सब सोचना आसान होता, लेकिन अमल करना इतना ही आसान नहीं होता। वो सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा था। बस उसने हरीम के चेहरे पर नज़र डाली है, जहाँ अब डर की परछाइयाँ नहीं थी। अब वो थोड़ा सँभल गई थी। फिर बुआ को देखा जो परेशान से खड़ी उससे पूछ रही थी, "नाश्ता बनाऊँ तुम दोनों के लिए?" हरीम इस बात में सर हिलाने लगी। बुआ किचन की तरफ बढ़ गई और हरीम थके कदमों के साथ सोफ़े पर आके बैठ गया। अशर भी इसके पास ही आकर बैठ गया था। "ख़्याल रखो इस बात का असरार कि तुम्हारे करतूत छुपाने के लिए मैंने अशर को अपनी सरपरस्ती में लिया, ताकि कल को वो तुम्हारी वजह से मेरे सामने खड़े होकर हमसे हिसाब ना माँगे तुम्हारे किए का।" सरदार मोहम्मद यूसुफ ये बात सलार को कह रहे थे, जबकि सलार पर पुरसोच नज़रों से अपने बाप को देख रहा था। बाबा सही वो अकड़ा-अकड़ा रहता है मुझसे। मैं भी आपकी वजह से लिहाज़ कर जाता हूँ, वरना मेरे साथ कोई ऐसा करे मैं सर कर दूँ इसका। सलार तैश में आया था। "नहीं सलार, सोच समझ से काम लो, नज़रअंदाज कर, इसी में हम सब की बेहतरी है, वरना पूरा गाँव में ही गलत समझेगा।" सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, "वो मेरा ख़ास आदमी है, इज़्ज़त करता है, तुम नज़रअंदाज करो बस, बाकी मुझ पर छोड़ दो।" सलार अपने बाप को देखता इस बात में सर हिलाने का ये नहीं कि इन्हें अपने बेटे से ज़्यादा अशर अज़ीज़ था, लेकिन समझदारी इसी में थी कि अशर इनके ज़ेरे दस्त रहे हमेशा। हरीम किताबें बिखराए पढ़ रही थी जब अशर इसकी उलझी लटों से खेलता ऐसे तंग कर रहा था। वो घूर कर इसे देखने लगी। "पढ़ने भी दो, वरना दूसरा कंधा भी तोड़ दूँगी तुम्हारा।" अशर मसनूई हैरत से देखने लगा। "बीवी हो या हिटलर?" हरीम हँस पड़ी थी। वो किताबें समेट के इसके पास लेटी हुई कहने लगी, "तुम्हें कैसी लगती हूँ मैं?" अशर इसे दिलचस्पी से देख रहा था। इंसान हरीम में इसे घूरने लगी। "ठीक से बताओ ना?" अशर मुस्कुराते इसे देखने लगा। "मोहब्बत।" हरीम में मुस्कुरा पड़ी। "मेरा दर्द भी हो और मेरी मरहम भी हो तुम, मेरी बेचैनी भी हो तुम और मेरा सुकून भी हो।" हरीम पलकें झुकाए मुस्कुरा पड़ी थी। "हरीम, मैं तुम्हें वो सब तो नहीं दे सकता। एक आम सा इंसान और छोटा सा घर है, तो मैं ऐसी की ठंडी हवा की आदी हूँ, मैं वो ना दे पाऊँगा। बहुत बड़ी गाड़ी भी नहीं है मेरे पास, ना लग्जरीज़ ज़िंदगी दे सकता हूँ तुम्हें। फिर भी वादा करता हूँ तुम्हें हर कोशिश करूँगा कि तुम्हें वो सब दे पाऊँ जिनकी तुम आदी हो। अच्छी ज़िंदगी देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मुझे तुम चाहिए अशर, सिर्फ़ तुम बस।" मम्मा बस इसे देखते बोल रही थी। अशर मुस्कुरा कर रह गया था। बस वही बज़ाहिर हरीम को अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी के ख्वाब दिखा रहा था, लेकिन अंदर कहीं एहसास भी था कि जिस दिन सरदारों को इनके निकाह का पता चल गया, वो अशर को ज़िंदा काट देंगे। वो हरीम के साथ गुज़ारे लम्हों को अपनी ज़िंदगी का कीमती सरमाया महसूस कर रहा था। इसका ज़ख्म भर रहा था। अब हरीम इसका बहुत ख़्याल रख रही थी हर तरह से। अशर भी इन दोनों
इन दिनों हरीम की गुर्बत में मदहोश सा रहता था। दिन ब दिन वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए थे। बुआ ने देख देख इनकी हिफ्ज़ मान की दुआएं ही मांगा करती थी। अभी अशर किचन में हरीम के लिए डिनर बना रहा था। हरीम कुर्सी पर बैठी टेबल पर कोनी टकाए से देख रही थी। अरे वाह, तुम्हें तो कुकिंग भी आती है। अरे मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, तुम्हें तो इस बात का पता भी नहीं होगा। अशर दावे करने लगा, इम्प्रेसिव, अभी देख लेंगे आपकी कुकिंग के कमालात। भी वो हंसी दबाते बोली तो अशर कंधे उचकाए बोला, बिल्कुल अभी बस वेट होगा। वह उसे प्यार से देखते बोले। अशर ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई, किधर खोई हैं आप बेगम साहिबा। हरीम को हंसी आ गई थी। बेगम मज़े का था, हंस रही हो यार। अशर ने मुंह बनाया तो हरीम ने हंसी दबाई, बिल्कुल भी नहीं। खाना लाओ जल्दी, भूख लगी है। जो कम आपका। बेगम हरीम की हंसी बेसाख्ता थी। वो खुश थी, बहुत खुश। अशर के संग गुजरा हर लम्हा इसके लिए अहमियत रखता था। वो इतनी मगन थी कि अपनी खुशियों में कि इसके दिल से ही खौफ भी मिट चुका था। अगर वापस आई हैं सलार को पता चल गया होगा तो। फाइक ने निकाहनामा सलार के सामने रखा। सलार की नज़र पड़ते ही वो तैश में आ गया था। अशर और हरीम वो अंगारा बार नज़र से फ़ाइक को देखने लगा। फ़ाइक नज़र झुका गया था। छोटे सरदार, मेरी क्या मजाल जो मैं झूठ बोलूं, जो सच है वही बता रहा हूँ आपको। आप खुद शहर जाकर देख ले, गाड़ी निकालो। इसकी दाढ़ पर मुलाजिम भागता हुआ बाहर की तरफ गया था, जबकि फ़ाइक अपने सामने पड़े रकम को लालची नज़रों से देखने लगा। चंद रुपयों की खातिर बरसों की दोस्ती को ख़त्म कर दिया था इसने। बेल की आवाज़ पर हरीम ने दरवाज़ा खोल खोला। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे आने वाला सलार होगा। दासाई वो हैरत से आंखें फाड़े से देखने लगी थी। सलार ने आगे बढ़ के इसे थप्पड़ मारा। अशर आगे बढ़ा और हरीम को पास खींच के इसके सामने खड़ा किया। हरीम पर हाथ उठाने का हक नहीं है तुम्हें। सलार ने इसका गिरबान पकड़ लिया कि तुम हमारे टुकड़ों पर पल के अब हमें ही सिखाओगे। अशर ने इसे दो से धक्का देकर खुद से दूर किया था। हरीम मेरी बीवी और निकाह हुआ है हमारा, बस साथ वो आगे बढ़ ही रहा था जब हरीम इसके आगे आके खड़े हो गए। दासाई हद में रहें अपने। 8 साल पहले जो घटिया हरकत कर चुके हैं आप, तो अब किस मुंह से आप अशर को बज़ात कह रहे हैं। हरीम ज़बान संभाल। वो तैश में इसे देख रहा था। हरीम इससे ज़्यादा ज़ोर से चलाई थी। क्यों संभालूं मैं अपनी ज़बान। खून बहा तो आप के ही रस्म रिवाज में है ना, तो यूँ समझिए आपकी बहन भी खून बहा में अशर की निकाह में आई है। वानी है कि है आपकी बहन आपके काले करतूत के नतीजे में। वानी छोटे ख़ानदानों के लिए होता है। तुम सरदार की बेटी हो, क्यों छोटे ख़ानदान के लोग इंसान नहीं होते। कुछ भी कर लेंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। बकवास बंद करो। हरीम को थप्पड़ मारने के लिए इसने हाथ उठाई था, जब अशर ने इसका हाथ वहाँ हवा में ही रोक लिया था और आंखों में अपनी सुर्ख आंखें होती आंखें से देखते हुए बोला। सलार ने पहले हैरत से इसे देखा, फिर गुस्सा दर आया था इन आंखों में। मेरी बहन को खुदकुशी पर मजबूर किया। मेरे माँ बाप दोनों तेरी वजह से इस दुनिया से गए। सजावार तो तू है सलार। सरदार सलार, पकड़ो इस कुत्ते को। सलार ने धार कर अपने आदमियों पर को कहा। उन्होंने आगे बढ़कर अशर को दबोच लिया था। हरीम चलाने लगी, छोड़ो अशर को। सलार ने इसे बालों से खींचा था। अपने खानदान की इज्जत पामाल करते हुए, शर्म नहीं आई तुझे। सलार के चीखने पर वो उसे खूंखार नज़रों से देखने लगी। इस पर थूकती हुई चीखी थी, आपको आई थी। सलार ने जोर का थप्पड़ इसके नाजुक गाल पर मारा था। चुप कर इसे खींचकर वो लेकर जाने लगा। बुआ आवाज़ों पर बाहिर आई। हरीम की हालत देख इनकी आंखों में आंसू आ गए तो सलार को रोकने के लिए आगे बढ़ी। छोड़ दे मेरी बच्ची को। छोटे सरकार, तेरे एतबार पर अपनी बहन को इधर छोड़ा था बुआ, दूर रहो। उन्हें धक्का देकर वो हरीम को बालों से खींचते हुए ले जाने लगा। अशर खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन सलार के आदमी से भी घसीट कर लेके जा रहे थे। हरीम की हालत इसके दिल के टुकड़े कर रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। दोनों को सरदार मोहम्मद यूसुफ के कदम में गिरा कर सलार साइड पर खड़ा होकर संभाली अपनी धी को। खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल चुकी है ये इस कुत्ते के साथ। जमाल संभाल कर बात कीजिए। दासाई हरीम चलाई थी इस पर। सरदार मोहम्मद यूसुफ तासिफ से देख रहे थे। मिनाज से बेगम तरफ ही तो गई थी अपनी पोती की हालत पर। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी पोती को बाहों में भर लिया था। सलार, ये क्या हरकत की है तुमने। मिनाज सलार को गुस्से से देखते हुए बोली थी, अपनी पोती से पूछे, वो चलाया था आपसे कोई क्यों नहीं पूछता। दासाई की कितनी इज्जतों से खेल चुके हैं, क्यों कोई नहीं पूछता आपसे। अशर का पूरा ख़ानदान आपके हौस की सूली चढ़ाया गया, क्यों कोई नहीं पूछता आपसे। बिना किसी खौफ के वो चलाए थे। सलार आगे बढ़ा ही था। सरदार मोहम्मद यूसुफ की बार रौबदार आवाज़ पर वो अपनी जगह पर रुक गया था। सरदार मोहम्मद यूसुफ उठ के अशर के पास जाके बैठ गए थे और इसके ज़ख्मों से बड़े चेहरे को गौर से देखने लगे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मुझे तो बाबा साईं कहते थे ना। सलार की खूंखार नज़रें अशर पर थी, जबकि हरीम धड़कते दिल के साथ आंसू भरी आंखों से अशर को देख रही थी। इसे कुछ मत कहें बाबा साईं। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हाथ के इशारे से इसे रोका था। माँ जी ले जाएं इसे इसके कमरे में। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, छोड़िए मुझे। वो तरफ के सरदार मोहम्मद यूसुफ के कदम में गिर गई थी। बाबा साईं मत कहें अशर को कुछ, मैं मर जाऊँगी बस। बाबा साईं आपको अल्लाह का वास्ता माफ़ कर दें। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने जोर का थप्पड़ इसे मारा था। वो इसे देखने से कतरा रहे थे। अशर तरफ ही तो गया था। ले जाएं इसे। महनाज बेगम से ले जाने लगी। मत कहें अशर को कुछ, इसका कोई कसूर नहीं है बाबा साईं, मैं आपको बताने वाली थी। वो रोती हुई बिलखती हुई महनाज बेगम के साथ कमरे में गई थी। दादो अशर को बचा लें, वो सब मार डालेंगे इसे। दादो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे अशर को बचा ले। रोती हुई महनाज बेगम ने बाहों में भर लिया था। खुद इनकी आंखों में आंसू आ गए थे।
मुलाज़िमा खाना लेकर आई थी, मनाया उसने से जाने का कहा तो हरीम को देखा कुछ खा ले। कैसे-कैसे दादा वो रोने लगी थी, अशर ज़िंदा भी है कि नहीं, मार डाला होगा उन्होंने इसे। अशर वो रोए जा रही थी, मरने दे मुझे भी अशर के साथ, मैं भी अशर के साथ मुझे भी ज़िंदा कर दें, मैं जी के क्या करूँगी, इस ज़िंदगी का क्या करूँगी। वो रोए जा रही थी, इसे कुछ भी नहीं हुआ मेरा बच्चा। मैं नाज़ सदीमा लहजे में बोली, कैसे कह सकती हैं आप ये सब, आपको नहीं पता यहाँ के दीवार पर लाखों बेगुनाहों के खून के धब्बे मौजूद है। इस हवेली के दरो दीवार में लाखों बेगुनाहों की आहों को चीखों को दफनाया गया है। कैसे कह सकती हैं आप कि उसको कुछ नहीं होगा। मार डाला है उन्होंने मेरे अशर को, ऐसा लग रहा है इसकी ज़हनी हालत ख़राब हो गई है। मिनाज़ ने तरफ किसी गले लगाया, क्या हो गया है ये, कैसे इंसाफ दिलाए। वो हरीम अशर को, इसका दिल रो रहा था, अपनी जान से प्यारी पोती को यूं रोता हुआ देखकर वो सिसक रही थी। अजियत में थी वो, लेकिन कोई इसका पूछने वाला नहीं था। इसे अंधेरे कमरे में डाल पड़े। आज दूसरा दिन था, इसे ये भी नहीं पता था कि अशर के साथ वो सब क्या कर चुके होंगे, जिंदा भी है या मर गया। कहा था ना अशर, मैंने कहा था ना कि भाग चलते हैं, कहीं दूर चलते हैं, तुम नहीं माने। वो सिसक पड़ी थी। तुम्हें लगा कि अल्लाह से ना डरने वाले इंसान तुम्हें बख्श देंगे, तुम्हें नई ज़िंदगी देंगे, सांसें छीन लेंगे तुम्हारी। कहा था ना मैंने कि तुम्हें, मैंने क्यों नहीं मानी मेरी बात। वो खुद से बड़बड़ा रही थी, रो रही थी, काश मान लेते मेरी बात। अशर वो सिसक रही थी, लेकिन इस बड़ी हवेली में कोई नहीं था इसकी सुनने वाला, इसे समेटने वाला। इसकी हवेली की दरो दीवार में दफन हो रही थी। मैं नाज इसके कमरे में आई थी, हरीम ज़मीन पर आ रही दृष्टि लेटी थी। नाज का दिल तड़प गया था, 3 दिन से इसने कुछ नहीं खाया था। आगे बढ़ के वो वहीं फर्श पर इसके पास बैठ गई थी। हरीम नीम नून की में थी, अशर को मारती। अब नाज इसे बाहों में भर लिया था। मेरी धी रानी, क्या हो गया है तुझे, उठ, मेरा बच्चा कुछ खा ले। उन्होंने मुलाजिमा को आवाज़ दी ताकि हरीम को बेड पर लेटाने में मदद करे। जाओ छोटी बीबी के लिए खाना लेकर आओ, जो हुक्म मेरी बीबी। मुलाजिमा बाहर चली गई थी। मिनाज हरीम के वजूद को देखने लगी। उन्होंने पता करवाया था अशर अभी जिंदा था, सरदारों के जुल्म सह रहा था। कौन सासान मौत देने वाले थे ये लोग, इसे तरपा तरपा के मार रहे थे। इसे मुलाजिमा खाना ले आई तो मिनाज ने इसे जाने को कहा, फिर हरीम को उड़ने में मदद दी। उठो मेरी जान, कुछ खा लो। चुप रही, अशर जिंदा है। हरीम तुम्हारे बाप और भाई से इसे इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे, कुछ खा ले मेरा बच्चा। हरीम इन्हें देखने लगी, मुझे अशर के पास ले चलें दादा प्लीज़, मैं लेके जाऊंगी, लेकिन कुछ पहले खा तो ले। वो इसे प्यार से कह रही थी। हरीम मिनाज के हाथ से खाने लगी। बीच बीच में एक बार से सर पड़ती। उन्होंने मुलाजमा से खिलवाकर अशर के लिए भी खाना भेजा, वरना सालमों ने से भूखा ही रखना था। रात का पहर था, हवेली में मुकम्मल खामोशी छाई थी। जब मिनाज बेगम हरीम को लेकर रास्ता से रवि से चलती हुई बाहर की तरफ गई, इनका रुख इस कमरे की तरफ था जहाँ अशर कैद था। मुलाजिम ने इन्हें देखा तो तरामन सर झुकाकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खोलो, हुक्म की तामीर करते हुए इसने दरवाज़ा खोला। मिनाज हरीम को लेकर अंदर आई थी तो आगे जाकर अशर उन्हें अशर जख्मी वजूद के साथ बैठा नजर आया था। हरीम का दिल तड़प ही गया था। अशर ने जानी पहचानी आवाज़ पर सर उठाकर देखा। हरीम को देखकर वो चौंका था। हरीम इसके पास बैठ गई, इसका चेहरा देखने लगी। क्या हाल बना दिया तुम्हारा। वो रोने लगी थी। अशर ने इसे अपने बाजू में भर लिया था। तुम ठीक हो ना, ठीक होना। वो रोई जा रही थी। कहा था ना मैंने कहा था ना अशर, भाग चलते हैं कहीं, और ये सब ज़ालिम है, हमें समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तुम नहीं माने। अशर इसे चुप करवाने लगा। मेरी जान। मिनाज बेगम थोड़ा आगे आई थी। अशर की नज़र इन पर पड़ी तो संभल के बैठ गया। बड़ी बीबी, आप पहले नहीं माने, अब मान लो हरीम की बात और भाग जाओ दोनों, चले जाओ यहाँ से। अशर हैरत से इन्हें देख रहा था। यहाँ तुम दोनों को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, तुम्हें मार डालेंगे तरपा तरपा के, और हरीम को किसी और के साथ बांध देंगे। इन जैसा कोई जालिम, उठो जल्दी करो। वो उठे, वो इन्हें उठाने लगी। फिर कुछ पैसे इनके हाथ पर रख दिए। अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहो दोनों, जाओ। हरीम ने अपनी दादी को गले लगाया। उन्होंने भी अपनी पोती को प्यार किया। इन्हें हवेली के पिछले दरवाजे से भगा के नाज बेगम वापस हवेली में आकर अपने कमरे में आकर वो देर तक इन दोनों के बारे में सोचती रही थी। सुबह हवेली में इन दोनों को ना पाकर सलार और मोहम्मद यूसुफ गजबनाक हो गए थे। सलार दाड़ा था सब पर, ढूंढा इनको कुत्ते की मौत मारूंगा इस बज़ात को। हरीम सब सर झुकाए काँप रहे थे। सरदार मोहम्मद यूसुफ सलार की तरफ मुड़े, जाओ और मार डालो इस बज़ात नीच ज़ात को। कहा पिता के मार डालते हैं इसे, लेकिन तुम्हें शौक चढ़ा था इस पर तशद्दुद करने का। हरीम ज़िंदा चाहिए मुझे, इसे सज़ा मैं दूँगा। उस कुत्ते को इसी जगह ख़त्म कर दो। सलार सर अस्पात में हिलाकर तैश के आलम में बाहर निकल कर गाड़ी में बैठ गया था। मिनाज का दिल दहल गया था। आने वाले वक्त का सोच कर वो हरीम और अशर के लिए बस दुआ ही कर सकती थी। अशर के नीम जान वजूद में और सकत नहीं थी भागने की, लेकिन फिर भी वो भाग रहा था हरीम के साथ। इसे हरीम का साथ देना था, इसे हरीम के लिए हिम्मत से काम लेना था। अगर वो लोग यहाँ से निकल पाते तो खूबसूरत ज़िंदगी इनकी मुंतज़िर थी ही। ये ख्याल इसे तकवीत बख्श रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पीछे से गाड़ियों का शोर और सलार की आवाज़ सुनकर वो ठटक गए थे। पीछे मत देखो अशर, भागो। हरीम ने अशर का हाथ खींचा। अचानक से गोली चली और अशर की पुश्त पर लगी थी। अशर एकदम से रुक गया था, खौफजदा नज़र से अशर को देख रही थी। अशर इसे देखता ज़मीन पर बैठता चला गया। नहीं अशर नहीं, से पहले कि वो संभलती एक और गोली चली और अशर के कंधे पर लगी थी। गाड़ी रुकी और सलार अपने आदमी के साथ बाहर निकल के इनके पास आया था और खूंखार नज़र से इसे देखने लगा। और कितना ज़ालिम बनोगे, वो रोते हुए चीखी थी, कितना क्या मिलता है तुम लोगों को ये सब करके, दूर रहो मेरे अशर से।
कुत्ते सलार ने इसे बालों से खींच के दूसरी तरफ फेंक दिया। फिर अशर के वजूद को अपने पाँव से लात मार के रसीद किया, दूर रहो अशर से। वो इसकी तरफ आना चाह रही थी जब सलार के आदमी ने उसे पकड़ लिया। बजात गौर से देख, गौर से देखा। मैं नहीं, तेरी बहन की इज्जत लूटी। इसकी इज्जत मैं नहीं खेला, बड़ी खूबसूरत थी तेरी बहन। अशर उठने की कोशिश करता, इस पर थूका था। सलार ने इसके सीने पर अपने पाँव रख दिया। जूते की नोक से इसका सीना मसलने लगा। इसको मैंने नोचा, तेरा पूरा खानदान मर गया, तू क्यों जिंदा है? तो भी इधर ही जा। फिर पिस्तौल इसकी तरफ थामे थे। नहीं, अशर को मत मारे, मारो। दास सही वो रोने लगी थी, चीखने लगी थी। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। और 2-3 गोले इसके सीने में उतार दी थी। अशर वो चीखी थी। अशर ने बेजान वजूद और खून आलूद वजूद के साथ एक आखिरी नज़र रीम पर डाली और इसकी आंखें बंद होगी। ले जाओ इसकी लाश को कहीं दूर फेंक दो ताकि जानवर आके इसके जिस्म को नोच के खा ले। रीम की आंखें वहीं साकित होगी थी, उसे सक पड़ी थी। एडवोकेट शुएब हमदानी और इसकी बेगम जवेरी हमदानी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जानती हो रीम, तुम्हें जब तुम्हारी दादी इधर लाई और कहा कि तुम अमानत हो मेरे पास, तब तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। नीम पागल सी थी तुम, तुम्हारी उजरी हालत, तुम्हारा नीम पागलों की तरह इधर देखना। मुझे लगता है ये ठीक भी हो पाएगी कि नहीं। मुझे लगा बस मोहब्बत न मिलने के गम में ये ऐसा हुई है, लेकिन आज तुम्हारी कहानी सुन के मुझे धचका लगा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अपने इस दर्द को कैसे बयान करूँ लफ्ज़ों में। लेकिन तुम्हें नाज आंटी की अमानत हो मेरे पास, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन अब तुम मेरे घर की फ़र्द हो। रीम आंसू से भरी आंखों से अपने मोहसिनों को देख रही थी जिन्होंने इसे सहारा दिया था। शुएब हमदानी से देख रहे थे। मैं आपका केस लड़ूंगा। हरीम ने हैरान नज़रों से देखा था। मैं अशर के कातिलों को सज़ा दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैंने आपको अपनी छोटी बहन माना है और मैं बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। इस प्यार पर हरीम सिसकने लगी थी। वो पूर इनकी ममनू थी। बुरे वक्त में उन्होंने सहारा दिया था, शदीद इसका इलाज करवाया था, इसे अपने घर का फ़र्द समझा था हमेशा। जवेरिया ममनू नज़रों से अपने शौहर शुएब हमदानी को देख रही थी, जिसने शुरू में मुखालफत की हरीम को यहाँ रखने पर, लेकिन बाद में वो भी दुखी हो गया था हरीम की हालत देखकर। और आज तो क्या देख रही हो भाई? शुएब हमदानी मुस्कुराते हुए इसे देख रहे थे, अपने मिजाजी खुदा को जो सही मायनों में एक भाई होने का फ़र्ज निभा रहा था। जवेरिया उन्हें प्यार से देखती रही। शुएब हमदानी मुस्कुरा पड़े थे। इस बच्चे के जख्म तभी भरेंगे जब अशर के कातिलों को सज़ा मिलेगी। मैं इन्हें कोर्ट तक खींचूंगा और उन्हें इसके किए की सज़ा दिला के रहूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जवेरिया ने भी मुस्कुरा कर दोनों को देख रही थी। केस फाइल हो चुकी थी। शुएब हमदानी सरदार मोहम्मद यूसुफ और सरदार सलार पर केस फाइल करके कोर्ट की तरफ से लेटर उन्हें भेज चुका था। जिसे सलार हाथ में लिए है, जैसे देख रहा था। समझ नहीं आ रही थी ये सब कौन कर रहा है और किसी को इनका कैसे पता। अब क्या करेंगे बाबा? सही सरदार यूसुफ और सोच निगाहों से सलार को देखने लगा। वकील को फ़ोन करके हवेली बुलाओ, वही करेगा अब सब कुछ। बात अब अदालत तक पहुंच गई है। काम पर तो सरदार यूसुफ भी गए थे, लेकिन खुद को मजबूत दिखा रहे थे। मिनाज बेगम मुस्कुराती नजर से इन्हें देख रही थी। खुदा के घर में देर अंधेर नहीं। सरदार यूसुफ ने माँ के मुस्कुराते चेहरे पर नजर डाली, लेकिन कहा कुछ नहीं, खामोश रहे। अब सरदार मोहम्मद यूसुफ और इसका बेटा सरदार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा। वो हंसने लगी। इंसाफ ज़रूर मिलेगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इन्हें देखा। घबराहट उनके चेहरे से आई थी। घबरा रहे हो सरदार? ओके, घबरा रहे हो? दो मासूम जानों को अपनी गैरत की भीत चढ़ा कर तुम सुकून से रह पाओगे? ये तो अल्लाह भी कभी नहीं चाहेगा। सरदार यूसुफ वो कहकर अपनी जगह से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि सलार अपने बाप को देख रहा था, जिनके चेहरे का रंग बदल रहा था। आज कोर्ट में पेशी थी। हरीम के हाथ पाँव कांप रहे थे। जवेरिया बार बार इसे देख रही थी। हरीम, अगर तुम ना जाना चाहो तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं जा रही हूँ ना। और जवेरिया को देखती बोली, तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं हरीम। जवेरिया इसकी बातों को देखते हुए बोली थी। हरीम ने अपने हाथ छुपा लिए। नहीं नहीं। तो जवेरिया ने इसके झुके सर को देखा। कितने दुख सह चुकी थी ये बच्ची, वो सोच के रह गई। वो दोनों शुएब हमदानी के साथ गाड़ी में बैठ के पूरे रास्ते हरीम का दिल जोर जोर से धड़कता रहा। इतने महीनों बाद वो अपने अशर के कातिलों को अपने सामने देखेगी। गाड़ी कोर्ट के सामने रुकी। वो तीनों नीचे उतरे, चले तीनों आगे बढ़े। जब सलार की नज़र हरीम पर पड़ी तो वो हैरत ज़दा था। वो समझे कि हरीम मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी। मिनाज ने कुछ नहीं बताया था हरीम के बारे में। वो गुस्से से आगे बढ़ा। बदसाहत हरीम ने शुएब हमदानी का बाजू पकड़ लिया। उस बार नज़र से अपने भाई को देखने लगी, जो एक कातिल था, कुछ नहीं कर सकता। वो रिलैक्स। वकील अदनान अहमद ने सलार को रोक लिया था। क्या कर रहे हैं आप? ये कोर्ट है। वो रुक गया था, लेकिन इसकी गजबनाक आंखें हरीम पर जमी थी, जिसे नज़रअंदाज करके वो आगे बढ़ गई। हरीम सोफे पर बैठी अपने हाथों को देख रही थी। वो मेरी वजह से आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए शुएब भाई। हरीम के कहने पर शुएब मुस्कुरा पड़े थे। ये शहर है, इनका गांव नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, तुम बेफिक्र रहो। हरीम सर झुका के शुएब और इसका चेहरा देखने लगा। कुछ कहना चाहती हो हरीम? हरीम ने सर उठाई, उन्हें देखा था। कुछ कहना है तो खुल के कहो, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। हरीम की आंखों में आंसू आ गए थे। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, कौन करता है इतना कुछ एक गैर लड़की के लिए? जवेरिया ने इसकी बात काटी। तुम गैर नहीं हो हरीम,
हरीम ममनूं नज़रों से देखने लगी। इन दोनों कातिलों को देख के मेरा दिल चाहा कि मैं वहीं इन रिवॉल्वर से सारी गोली इन पर चला दूँ। उन्हें कानून सज़ा देगा। हरीम, सज़ाए मौत से कम नहीं होनी चाहिए इनके लिए। जवेरिया ने गुस्से से कहा, यही होगा, वो अपनी मौत का इंतज़ार करेंगे और फिर खुद अपनी मौत तक जाएंगे इंशाल्लाह। कोर्ट से वो जवेरिया के साथ बाहर आ रही थी। इसके लब मुस्कुरा रहे थे और आज पहली बार जवेरिया ने हरीम के लबों पर मुस्कुराहट देखी थी। तुम्हारी मुस्कुराहट तो बहुत प्यारी है हरीम। हरीम इनकी बात पर शक की थी। अब तुम्हारे मुस्कुराने के दिन शुरू हो गए हरीम। वो दिन दूर नहीं जब इन कातिलों को सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। हरीम इनकी तरफ देख रही थी, लबों पर मुस्कुराहट, आंखों में नमी थी। जवेरिया को दुख हुआ, काश मेरा अशर जिंदा होता। वो धीरे से बोली थी। जवेरिया ने इसे गले से लगाया। अल्लाह तुम्हें बेहतर करेगा। सब सलाह इसकी तरफ लिपका था। इसी निर्जात का असर होगा ना तुझ पर भी। बाप भाई पर केस कर लिया कुतिया। जवेरिया ने गुस्से से इसे देखा। बिहेव हरीम बिना डर सलार की आंखों में देखने लगी। मुझे तुमसे कोई डर कोई खौफ नहीं है और मैं कातिलों को सजा दे रही हूँ। जैसे तुमने अशर को मारा वैसे ही तुम भी तरफ तरफ के मरोगे। वो जहरखंद मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसे देख रही थी। पूरे गांव को तुम जैसे जालिमों से निजात दिलाऊंगी ताकि फिर कोई अशर या अशर की बहन जैसी मौत ना मरे, या फिर अशर के माँ बाप की तरह इज्जत लौटने के खौफ से ना मरे। सरदार सलार जवेरिया खुश हो रही थी कि हरीम के निडर अंदाज को देखकर। हरीम अपनी बात कहकर आगे बढ़कर सलार से जाता देख रहा। अगर आकर जवेरिया शोएब हमदानी को हरीम के निडर अंदाज की तारीफ कर रही थी और हरीम सर झुकाए शर्मिंदा हो रही थी। अरे वाह, माशाल्लाह बहन किसकी। आखिर शोएब हमदानी के कहने पर हरीम उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। आप ही तो बस। जवेरिया मुस्कुरा पड़ी थी। मुझे बहादुर लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं हरीम। बी बी ब्रेव मेरी जान। शोएब हमदानी भी मुस्कुराने लगे थे। हमारी जीत का दिन दूर नहीं है। हरीम के चेहरे पर अब संजीदगी फैल गई थी। इन्हें सजा मिलने पर खुशी भी होगी, दुख भी होगा। मेरे बाबा साईं और दास आई हैं जिनकी गोद में खेल कर बड़ी हुई हूँ। मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम किया उन्होंने, लेकिन वो रो पड़ी थी। वो कातिल हैं। अशर जैसे बहुत से इंसानों के, अशर की बहन जैसे बहुत सी बहनों के, बहुत से बूढ़े माँ बाप के, उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है। इस हवेली के दरो दीवार में बहुत सी आहें, बहुत सी फरियाद, बहुत सी सिसकियाँ दबी हुई हैं। वो हवेली से वो रोने लगी। जवेरिया ने आगे बढ़ के इसके चुप करवाना चाहा, लेकिन शोएब हमदानी ने रोक दिया था। वो चाहते थे कि हरीम आज जी भर के रोए, सारी भड़ास निकाल दे। और वो रो रही थी अशर के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी दादी के लिए, अपने लिए, वो और बहुत से इंसानों के लिए जो इसके बाप और भाई के जुल्म सह रहे थे। आज शाम वो तीनों एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। शोएब हमदानी की तरफ से डिनर था। अपनी बीवी जवेरिया और हरीम के साथ के लिए। हरीम की तबीयत भी आज बेहतर थी। वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। यहाँ आकर मैं तो यही कह रही थी कि हरीम तुम्हें बाहर निकला करो, कोई अपनी पसंद की जॉब पर ज्वाइन कर लो। बिजी रहोगी तो ज़्यादा बेहतर फील करोगी। घर में पड़े रह कर क्या मिल जाना है। जवेरिया के कहने पर हरीम मुस्कुरा पड़ी। मैं भी यही सोच रही थी अभी, बल्कि फ़रूकी उन्हें देखने लगी। मैं सोच रही थी कोई एनजीओ ज्वाइन कर लूँ, लोगों की मदद करके एक सुकून मिलेगा मुझे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जवेरिया ने तायद की। भी शोएब हमदानी की तरफ देखने लगी। शोएब, वो मिसेस अरमीन यज़दानी याद है ना तुम्हें? इनका एक एनजीओ है। मैं कल ही इनसे बात करूँगी। रीम इनके साथ वहीं काम करेगी तो हमें भी इत्मीनान रहेगा। हाँ बिल्कुल। शोएब हमदानी ने भी हामी भरी तो रीम हंसने लगी। अरे आप दोनों तो अभी से प्लान बनाने लगे हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। हमारे कोई औलाद तो है नहीं, तुम हमारी औलाद हो। अब साथ साथ तुम्हारा फाइनल ईयर रहता है ना, तो तुम वो भी कंप्लीट कर लो। रीम की आंखें चमक उठी थी, जबकि जवेरिया खुश हो रही थी कि सब कितना अच्छा अच्छा हो रहा है ना। बस अब सब अच्छा ही हो। शोएब हमदानी ने मोहब्बत से अपना हाथ जवेरिया के सर पर रखा। रीम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। अशर के इनके इसके पास नहीं था, लेकिन अशर के संग भी थी। वो उससे खूबसूरत यादें इसके पास थी। इन्हें जुल्म से निजात। अब इसने सोच लिया था कि वो सब लोगों को जुल्म से निजात दिलाएगी। और आज फैसले का दिन था और फैसला हो चुका था। सरदार मोहम्मद यूसुफ को उम्र कैद सज़ा सुनाई गई थी और सरदार सलार की को सजाए मौत सुनाई गई थी। रीम का दिल सूखे पत्ते की मानने काम रहा था। वो इसके पापा साईं और अद्दास आई थे, लेकिन फिर इसके सामने वो मजलूम लड़कियों के चेहरे घूम गए थे जो सलार की हौस का निशाना बनी थी। और अशर की मौत कैसे से रीम की आंखों के सामने मारा गया था। वो उम्मीद भरी मुस्कुराती दो आंखों जब मरते वक्त इसने हरीम को देखा तो इसकी सांसें तो वहीं रुकी थी, इसकी आंखें वहीं साकित हो गई थी। उसने सिसकी ली। इसने मेरे बाबा साई को देखा जो बहुत टूटे हुए लग रहे थे। इसका दिल तरबात। अपने बाप को देखा। अचानक वो दिल पर हाथ रखे गिरे थे। बाबा साई हरीम में चीखी थी। इनके पास ही थे। बाबा साई सरदार यूसुफ आंसू भरी आंखों से इसे देख रहे थे। वो कुछ कहने के लिए लपकना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इस सलार से नफरत थी, लेकिन वो अपने बाबा साई से आज भी प्यार करती थी। चाहे जो भी हो, उन्होंने हरीम के लिए वो इसके बाबा साई थे। दिल का दौरा पड़ने से इनका आधा जिस्म फालिश की वजह से बेहरकत हो गया था।
वो अभी तक बेहोश थे, इन्हें होश नहीं आया था। वो जवेरिया की बाहों में सिसक रही थी। मेरे पापा सही, आप ही मेरे बाबा सही ठीक हो जाएँगे ना। महनाज़ बेगम भी हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी और आज 1 साल बाद अपने सामने अपनी पोती को देख रही थी। दादा वो तरफ के आगे बढ़ी, अपनी दादी के गले लगी थी। महनाज़ इन्हें बाहों में लिए चूम रही थी। मेरी दीरानी, मेरी बहादुर दीरानी, तुम तो ठीक हो गई हो। वो रो रही थी और हँस भी रही थी। हरीम के चेहरे को बार-बार चूम कर इसे प्यार कर रही थी। हरीम ने इनके गाल चूमे। दादू आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं, इसे दुःख हुआ था। महनाज़ को यूँ देखकर कमज़ोर हो गई थी, वो कितनी बूढ़ी हो गई थी पहले से। इन दोनों को रोता देखकर जवेरिया की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अल्लाह इस बच्चे की आगे की ज़िंदगी में खुशियाँ लौटा दे, उससे दिल से दुआ दे रही थी। रीम ने सरदार मोहम्मद यूसुफ की सज़ा माफ़ करने की अपील की थी। शुएब हमदानी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो खुद कहने लगी, आप ही सोच रहे होंगे ये क्या, लेकिन मैं अपने पापा से यूँ सज़ा काटते नहीं दे सकती। वो मेरे बाबा सही हैं, मैं इन्हें माफ़ कर चुकी हूँ। बस अब ये चाहती हूँ कि वो भी मुझे माफ़ कर दे। एक बेटी होने के नाते मैं इनके साथ बहुत गलत कर चुकी हूँ। अपने बाबा सही की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया और उन्हें बिना बताए निकाह कर लिया। वो रोने लगी थी। मैं सरदार को भी कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसे तड़पते हुए मरता देखना चाहती हूँ। वो बहुत ज़ालिम है, उस ज़ालिम को सज़ा मिलनी चाहिए। बस मेरे बाबा सही को माफ़ कर दे। वो आंसू भरी आंखों से शुएब हमदानी को देख रही थी। उन्होंने सर इस बात में हिला दिया। मैं बात करता हूँ, जो तुम चाहती हो वही होगा। रीम ने अपनी दादू को देखा था, जो मुस्कुराहट से जायसे देख रहे थे। हालांकि घर में देर अंधेर नहीं, तुम्हारे बाबा सही को सज़ा मिल चुकी है। इसके किए कि बिस्तर पर पड़ा शायद मौत मांग रहा होगा अपने लिए। ज़ालिम जब जुल्म करने पर आता है तो वो अल्लाह को भूल जाता है और सज़ा और जज़ा को भूल जाता है। वो खुद को ताकतवर समझता है, हर वो जुल्म करता है जो वो कर सकता है। किसी पर रहम भी नहीं करता। वो अल्लाह सब देख रहा है, वो दिलों के भेद जानता है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करेगा मेरी दीरानी। वो चुपचाप मिनास को देख रही थी। इनके बीच से उठकर वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ठंडी हवा के झोंके इसके चेहरे को छू रहे थे। इसने आंखें मूंद ली थी। अशर, मैं तुम्हारा बदला ले चुकी हूँ। अब तुम चाहते थे ना कि तुम्हारी बहन को इंसाफ मिले। वो आज आज आंखों की देख चुकी हूँ। तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में इंसाफ तो ना मिल सका, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इंसाफ मिल चुका है। इसने आंखें खोली और आसमान को घूरने लगी। काश अशर, काश तुम जिंदा होते और अपनी जीत को देख सकते। काश एक उदास मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी। काश मेरे पास होते, काश हम कभी ना बिछड़ते, काश हमें आखिरी सांस तक, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करती रहूँगी। अशर, तुम्हारी इमानत हूँ मैं। अशर, मैं कभी ख़यानत नहीं होने दूँगी। यहाँ नहीं, वहाँ तो ज़रूर मिलेंगे ना। सरदार मोहम्मद यूसुफ को होश आ चुका था। वो कमरे में लेटे थे बेड पर। हरीम इनके पास हाथा में रो रही थी। मुझे माफ़ करते बाबा से, अपनी इस गुनहगार बेटी को बख्श दे। इसकी आपकी मर्ज़ी के बगैर जाकर मैंने अशर से निकाह किया था, लेकिन मैं क्या करती बाबा से, क्या करती। मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, बहुत मोहब्बत। मैं खुद को रोक नहीं पाई, इससे मोहब्बत होने से वो आंसू से बड़ी आंखों से देख रही थी। आप भी तो ना मानते। सरदार की बेटी इस हवेली के मुलाजिम के बेटे से शादी करेगी। आप कभी ना मानते, मार डालते आप अशर को। इस डर से मैंने आपको नहीं बताया वो मर जाता, लेकिन इसके रोने में तेज़ी आ गई थी, लेकिन फिर भी मार दिया इसे आपने। अदासाई ने रहम ही नहीं किया, किसी नहीं आया किसी को उस पर। वो तो बस मेरी खुशी चाहता था। बाबा सही, मैं क्या करूँ मैं बाबा सही। वो मुझे बोलता ही नहीं है। अदासाई ने बहुत बेरहमी से इसे मौत के घाट उतार दिया था। वो लम्हा याद करते इसका दिल तड़प गया था। बाबा सही, मुझे माफ़ कर दे, मुझे प्लीज़। वो सर झुकाए रो रही थी, जबकि यूसुफ आंसू से भरी आंखों से इसे देख रहे थे। माफ़ी तो वो मांगना चाहते थे। अशर की मौत का हुक्म तो इसने दिया था। अशर के ख़ानदान का कातिल सिर्फ सलार नहीं, बल्कि वो खुद भी थे। सरदार होने के नाते जो गरूर इसके खून में था, इसके बलबूते पर वो कैसे बर्दाश्त करते कि इसकी बेटी एक मुलाजिम के साथ शादी करते हुए अशर को ख़त्म कर दिया उन्होंने। लेकिन वो कुछ बोलने की सकत नहीं रखते थे। वो तो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखने की भी सकत नहीं रखते थे। इनका पूरा वजूद बेजान था, बस सिर्फ सोच सकते थे, बोल नहीं सकते थे। सरार तुमसे मिलना चाहता है। हरीम शुएब हमदानी की बात पर लैपटॉप पर काम करती हरीम के हाथ रुक गए थे। सर झटक कर फिर से अपने काम शुरू किया। क्यों, इसने खुद को ज़ख्मी कर लिया है और बार बार रोता है ऊंची आवाज़ में। तुम्हें बुला रहा है, बात करना चाहता है तुमसे। मैं नहीं मिलना चाहती, उस पार लहजे में बोली। वो मर रहा है हरीम, कल इसे फांसी होगी। मरते आदमी की आखिरी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया करते। एक बार मिल लो। हरीम के हाथ रुके तो शुएब हमदानी को देखने लगी, जो काफ़ी संजीदगी से देख रहा था। फिर इस बात में सर हिलाकर वो अपने पेपर्स उलट-पुलट करके देखने लगी, जबकि शुएब हमदानी कुछ देर इसके झुके सर को देखता रहा, फिर दूसरे कमरे में चला गया। हरीम सब छोड़ के अपना सर पकड़े बैठ गई थी। सरार क्या कहना चाहता है जानती थी वो, लेकिन इसे सरार के सामने जाने से भी घुटन महसूस हो रही थी। वो अशर का कातिल था। आज इसे फांसी हो जानी थी और हरीम अभी तक नहीं आई थी। वह यकतसराव से बाहर देख रहा था, हरीम का इंतजार कर रहा था। एक घंटे बाद वो इस दुनिया से चला जाता हमेशा के लिए। अचानक दरवाज़ा खोला और एक सिपाही के साथ हरीम खड़ी इसे नजर आई थी। हरीम वो अपनी जगह से खड़ा हो गया, इसकी आंखों में चमक आ गई थी। हरीम अंदर आई तो
सिपाही दरवाज़ा बंद करके चला गया था। रीमा जब तक अपने अदा सही को देख रही थी बेतासुर नज़रों से। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता मुस्कुरा कर बोले, आओ बैठो ना। वो उसका हाथ पकड़ना चाहता था। रीम ने पीछे कर लिया और इस जगह पर आकर बैठ गई। सलार उसके पास ज़मीन पर बैठ गया था। रीम अपने अदा सही को देख रही थी। वो इतनी भी ज़ालिम नहीं थी कि अपने भाई को इस हालत में देख के इसका दिल न रोता। रीम की आंखों में आंसू चमक रहे थे। रीम मेरी बहन, मेरी धी, बस 1 घंटे का मेहमान हूँ, तुमसे मिलना चाहता था। जिसके साथ जुल्म कर चुका हूँ, इसे माफ़ी तो नहीं मांग सकता अब, लेकिन तुमसे तो मांग सकता हूँ ना। तुम पर भी बहुत जुल्म किए हैं मेरी बहना, मुझे माफ़ कर दे। वो हाथ छोड़ते हुए इसे रोते हुए माफ़ी मांग रहा था। सलार तो था ही नहीं, जिसका वजूद गरूर से भरा हुआ था, शान शौकत से चलता। नफरत इसकी आंखों से नहीं आ रही थी, हमेशा गाँव के गरीब लोगों के लिए। अभी एक मजलूम सलार के सामने बैठा हाथ छोड़ गिड़गिड़ा रहा था। रीमा चाहते हुए भी रो पड़ी थी। वो इरादा करके आई थी कि सलार पर रहम नहीं करेगी, लेकिन अब अदा सही, काश आप इतने जालिम ना होते। काश सलार रो रहा था, अल्लाह की तरफ से सज़ा मिली तो है मुझे, मुझे माफ़ कर दे मेरी गुड़िया, ताकि मेरी मौत आसान हो जाए। हरीमा तरफ के इसे देखने लगी थी। मेरे अदा सही, काश आप ज़ालिम ना होते, आप मेरे अदा सही होते, मेरे अच्छे अदा सही। वो दोनों रो रहे थे जब अचानक दरवाज़ा खुला और 2-3 बंदे अंदर आए। वक्त हो गया है, चलें। हरीम का दिल रुक सा गया था, जैसे वो बड़ी आंखों से इन्हें देख रही थी, जो उसकी अदा सही को इनसे छीन के लेके जा रहे थे। हरीम, माफ़ कर दो मुझे, मैं आपको माफ़ कर दिया। अदा सही सराहने से हाथ छुड़ाकर आगे बढ़कर इसके माथे पर प्यार किया। मेरी गुड़िया चलो। वो लोग आगे बढ़ के इसे ले जाने के। हरीम के हाथ से इसका हाथ छूट गया। वैसे देखता हुआ इसके साथ आगे बढ़ रहा था। वो वहीं खड़ी रह गई जब वो दूर होने लगा और एकदम भागती इनके पीछे आने लगी। इनके करीब पहुंचकर उसने 1 मिनट का वक्त मांगा। वो भी रुक गए थे। वो सलार के पास आई। अदा सही इसके हाथों पर अपनी लब रखती है। सलार ने तरफ के अपना हाथ इसके सर पर रख दिया, रोने लगा। वो लोग दोबारा से सलार को ले जाने लगे। हरीम वहीं ज़मीन पर बैठती कि इसकी साकिन आंखें इस रास्ते पर थी जहाँ से अभी सलार को लेकर गए थे। मेरी गुड़िया। सलार की आंखों से इसके आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। इसे रोना आने लगा था। अपने अदा सही को हमेशा के लिए खो चुकी थी। इसके चेहरे को काले कपड़े से छुपाया गया था। 10 मिनट रहते थे इसकी सांसों की डोर टूटने में। वो दिल में बार बार अपने गुनाहों को याद करके तौबा कर रहा था, जब अचानक किसी के पास इसकी फांसी माफ़ हो गई थी। इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसका काले कपड़ों के पीछे इससे इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो हौनक बना इस आवाज़ को सुन रहा था। इसके हाथ खोल दिए गए थे। इसके चेहरे से इस काले कपड़े को भी हटा दिया गया था। वो सब को हैरत से देख रहा था। ये क्या कह रहे हैं सब? इसको इसकी फांसी रोक दी गई है। आपकी सज़ा माफ़ हो चुकी है। सरदार सलार वो एकदम सजदे में गिर गया था और ऊँची आवाज़ में ढूँढने लगा। इसे माफ़ कर दिया गया था। इसे माफ़ी मिल गई थी। वो आधा घंटा पहले हरीम से मिलकर इधर आ रहा था। अचानक कैसे अदा सही हरीम की आवाज़ पर उसे देखने लगा। आपको माफ़ी मिल चुकी है मेरे अदा सही। वो फूट-फूट कर रो रहा था। हरीम के आंसू भी निकल रहे थे। वो आगे बढ़ी और इसके पास वहीं बैठ के रोती गई। उसके अदा सही थे। मान न लेते कि वो ज़ालिम इंसान था, कातिल था, लेकिन तौबा के दरवाज़े अल्लाह ने हर बंदे पर खोल रखे हैं और बहनें भाइयों का मान होती हैं। हर भाई बहनों के लिए डाल की तरह होते हैं। हरीम ने भी वही किया जो एक बहन करती है अपने भाई के लिए। इसने सलार को मौत से निजात दिलवाई थी। इसकी सज़ा ख़त्म कर हुई थी। अभी वो भी जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन इसकी सज़ा कम कर दी गई थी। इसे 12 साल कैद बामुश्कत की सज़ा मिली गई थी। हरीम के लिए यही काफ़ी था। इसका भाई सज़ाए मौत की सज़ा से बच गया। सलाखों के पीछे से अपने भाई को देख रही थी। इसे सलार के कंधे जैसे झुक के कहते, मेरे सोने अदा सही में आपने आपको माफ़ कर दिया। अल्लाह ने भी आपको माफ़ कर दिया। बेशक अल्लाह अपने हर बंदे की तौबा को सुनता है। सलार की आंखों में आंसू थे। मैं तेरा और अशर का गुनाहगार हूँ। तूने ये सब क्यों करके मुझ पर कर्जदार कर दिया है हरीम। मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा। हरीम आंसू से भरी आंखों से अपनी मुस्कुराई। बहनें यही तो करती हैं अपने भाइयों के लिए। मैंने कुछ अनोखा नहीं किया जिसके लिए आप मेरे एहसानमंद होंगे। मैं वही किया जो एक बहन अपने भाई के लिए करती है। सलार को दुख हो रहा था। गरूर और तकब्बुर ने इसे से इंसानी छीन ली थी, लेकिन इस आखिरी लम्हे में इसने में हरीम ने इसकी सज़ा माफ़ करके इसे नई ज़िंदगी बख्श दी थी। इसके पास सिवाय पछतावा के कुछ भी नहीं बचा था। इसे सब्र आ गया था अब, और सब्र के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसने अपने बाबा साईं और अता साईं को माफ़ कर दिया था। अब वो पुरसकून थी। वो खामोश अपने ऑफिस में बैठी सर झुकाए काम कर रही थी, जब किसी ने इसकी टेबल बजाई। इसने सर उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देख के इसकी आंखें फैली थी। वो उसके सामने खड़ा था, इसे देख रहा था। और रीम तो जैसे सकते कि मैं आगे थी, कैसे हो सकता है अशर। इसने सर लब नाम दोहराया था। अपनी जगह से खड़ी होगी। इसकी साकित नजरें अशर पर थी। डर रही थी कहीं पलके झपकने पर वो गायब ना हो जाए। हेलो मिस, किधर खोई हुई हैं आप? इसने हरीम की आंखों के आगे चुटकी बजाई। उसे सरता पैर देख रही थी। ग्रे पेंट कोट में वो उसे एक हाथ पेंट की जेब में डाले उसे देख रहा था। वो एक धड़कते दिल के साथ से देखते जा रही थी। सुनाई नहीं दे रहा था वो क्या क्या रहा है। वो अशर, क्या अशर जिंदा है? ये कोई ख्वाब तो नहीं? मुझे मिसेज यजदानी से मिलना है, वो कह रहा था। इनसे कहें कि अशर रहमान आए हैं। लेकिन इन आंखों में शनासाई की रमक ही नहीं थी। हरीम के लिए वो हैरान थी कि अशर इसे पहचानना चाहता
पहचान क्यों नहीं पाया? वो कहना चाहती थी कि मुझे देखो, मैं हरीम, तुम्हारी हरीम, लेकिन इन आँखों में कोई शनासाई की रमक ही नहीं थी। हरीम के लिए जल्दी कीजिए प्लीज़, मुझे मीटिंग पर भी जाना है। वो संभल के उसे देखने लगी। अशर की आँखें जिस तरह से हरीम को देख रही थी, आँखें तो वैसे देख ही नहीं रही थी। अपने सामने खड़े शख्स को। हेलो मिस, आई एम गेटिंग लेट। अशर ने दोबारा से आवाज़ दी थी। जी आप आइए। वो संभल गई थी। इसे लेकर वो मिसेज दानी के कमरे में आ गई थी। अरे मिस्टर अशर, कैसे हैं आप? मिस्टर वकार जलंधर कैसे हैं? मिसेज दानी से देखकर खुश दिली से मिले थे। रीम अभी तक अशर के चेहरे को गौर से देख रही थी। जी वो ठीक है अशर, इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। प्लीज़ हैव अ सीट। वो बैठ गया था और हरीम एक तरह से देख रही थी। मुझे पहचान क्यों नहीं रहा मिस हरीम? जी मिसेज दानी लव लब से इसे आवाज़ दे रही थी। अशर भी चौंक इसकी हैरान आंखों वाली मोहतरमा को देख रहा था। यस यस मैम। वो एकदम चौंकी थी। आप वो फाइल लेकर आइएगा जो कल मैंने आपको दी थी। मिसेज जरदानी ने इसे किसी फाइल को लाने का कहा था। ओके मैम। वो आखिरी नज़र अशर पर डालकर बाहर निकल गई। इसका ध्यान अशर की तरफ था। वो जिंदा था, इसका अशर मरा नहीं था, तो इसे पहचान क्यों नहीं रहा था? ऐसे कैसे मुमकिन है? तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई होगी। शुभ हमदानी इसकी बात सुन के हैरान हुए थे, जबकि हरीम बस थी कि इसने अशर को देखा और अशर ही था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा। वो मुज़रिब थी, लेकिन ठीक है, मैं कल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ, क्या होता है। शुएब हमदानी ने इसे तसल्ली दी थी। हरीम में तो सब कुछ ठीक हो चुका है, इसके बाद भी इंशाल्लाह सब ठीक होगा। जब रेसिपी से तसल्ली देने लगी। आप ही वो अशर ही था, मेरा अशर, मुझे यकीन है वो अशर ही है। एक ही नाम उसके एक एक ही नाम के दो आदमी कैसे हो सकते हैं? पॉइंट है। शोएब हमदानी ने तायद की थी। कल देखो गा मैं सब, तुम रिलैक्स रहो। शोएब हमदानी ने इसे तसल्ली दी, जबकि वो अपने हाथों के हथेली को देखती रही। ब्लू कलर के ड्रेस में अपना दुपट्टा संभालती जब मिसेज यल्दानी के साथ वो महफिल में आई, तो बहुत सी नज़रें इस पर अटक गई थी। इन्हीं नज़रों में से अशर की भी नज़रें थी, जो इसी पर उठ के पलटना भूल गई थी। इस खोई हुई सी लड़की को देख के अशर के लबों पर हमेशा मुस्कुराहट आ जाती थी। मैं इससे यज़दानी हरीम को सबसे मिल पा रही थी, और अभी वो वकार जालंधर से मिलवा रही थी हरीम को। हरीम इनसे मुस्कुरा कर मिल रही थी, जब इसकी नज़र पास खड़े अशर पर पड़ी और फिर से इसकी वही कैफियत आने लगी। इसकी आंखें अशर के चेहरे पर साकिर थी। इसे लग रहा था जैसे इसके इर्द गिर्द सब धुंधला सा हो गया। इसे बस यही याद था कि इसके सामने शख्स खड़ा अपना अशर ही है। मिसेज यज़दानी ने इसके कंधे पर अपना कंधे से हिलाया, तो वो चौंक कर देखने लगी। फिर वह कार जलंधर को जो किसी से बात कर रहे थे, और फिर इस दुश्मन जान को जो ज़रा लब मुस्कुरा रहा था और नज़र चुरा के थे। मिसेज यज़दानी के साथ आगे बढ़ गई। सबसे मिट के इसकी नज़र अब अशर को ढूंढ रही थी, जो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जब इसके कान के पास सरगोशी हुई, मुझे ही ढूंढ रही है ना आप? हरीम घबरा के साइड पर होगी और मुस्कुराते चेहरे से इसको देखने लगी। मुझे देखकर आप क्यों क्यों जाती हैं? वो दिलचस्पी से देख रहा था। नहीं तो वो नज़र चुराने लगी थी। हाँ तो अशर इसी के अंदाज में कहा था वो, जब के इधर उधर देखने लगी। ज़्यादा गुड लुकिंग होना। वो थोड़ा झुका था। हरीम पीछे हट के खड़ी होगी। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। वो कंधे अचका गया था। हरीम की आंखों में आंसू आ गए थे। इसे खुद पर इख्तियार क्यों नहीं रहता? जब भी वो इस शख्स को देखती थी, अशर की नजरें पड़ी तो घबरा के पूछने लगा, आर यू ओके हरीम? इसने आंसू से भरी पलकें उठाकर कुछ देर से देखा। अशर की आंखों में इसे कोई शनासाई की रमक नजर नहीं आई, तो वह सर झटक के वहां से चली निकल गया। अशर हैरत से इसे जाते हुए देख रहा था। इसके पीछे भाई ने कहा, हरीम हरीम रुकिए प्लीज। वो उसके पीछे बाहर निकला था, लेकिन हरीम रुकी नहीं थी। वो चलती रही। तब अशा ने इसका हाथ पकड़ के इसे रोकना चाहा, तो हरीम ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से देखने लगी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि अशर इसे सवालिया नज़र से देख रहा था। क्यों वो रोक रहे हो मुझे अशर? जब जानते नहीं हो मुझे, जब तुम्हारी आंखों में अपने लिए कोई पहचान नहीं दिखती, तो मुझे किस नाते से रोक रहे हो? वो रो रही थी। थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, और हिम्मत नहीं है मुझ में किसी भी इम्तिहान की। अशर नासमझी वाले अंदाज में इसको देख रहा था। इस लड़की के क्या दुख थे वो समझने से काजिर था। सॉरी मिस हरीम, बट आई रियली डोंट नो कि मेरी वजह से आपको क्या दुख मिल रहे हैं। हरीम शाकिर नज़र से देखती रही कुछ देर। अशर परेशान होकर नजरें चुराने लगा। फिर हरीम सर झटक के अपने आंसू साफ करते बोले, आइंदा कोशिश कीजिएगा हमारा सामना ना हो कभी। वो और मुड़ गई। लेकिन क्यों? हरीम वो हैरान था, ऐसा क्यों बोल रही हैं? इसने ठंडी आह भरी और फिर इसकी तरफ मुड़ी थी। क्योंकि आपका चेहरा मुझे बहुत तकलीफ देता है। हरीम की ऊंची आवाज़ में बोलने पर वो हैरान हुआ। हर बार मुझे दुख होता है, दर्द होता है, जब जब मैं आपका चेहरा देखती हूँ, क्योंकि आपका चेहरा मेरे अशर से मिलता है, मेरे अशर से। वो कहकर रुकी नहीं थी, मुंह मोड़ के वहां से चली गई, और अशर हैरान हैरान सा वहीं से जाते हुए देख रहा था। वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकले, तो एकदम सामने खड़ा फाइक इसके पाँव पड़ गया। हरीम घबरा के पीछे हटी। कौन हो तुम? नीचे बैठा शख्स हाथ जोड़े से देख रहा था। फाइक भाभी मुझे माफ़ कर दे, पैसों की लालच में अंधा हो गया था मेरा सर। कलम कर दे, मुझे सजा दे, ताकि जो ज़िंदगी मेरी सज़ा बन गई है वो ख़त्म हो जाए। हरीम नासमझी से रोता हुआ देख रही थी। क्या कह रहे हो फाइक? उठो प्लीज़। नहीं, जब तक मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो वहीं बैठा रो रहा था। फाइक उठो प्लीज़, ठीक से बात करो। पूरे दूर देखते हुए बोली, तो फाइक अपनी जगह से खड़ा हो गया। हरीम इसीलिए अपने कमरे में आई थी। बैठो प्लीज़। वो कुर्सी पर
रीम भी अपनी सीट पर बैठ गई थी। क्या हुआ फ़ाइक के घर में सब ठीक तो है ना? वो फिर से रोने लगा था। कुछ नहीं ठीक है, मुझे सज़ा मिल रही है मेरे कि मैंने ही सलार को आपका और अशर का निकाह का बताया। सब मेरी वजह से हुआ है। रिम फटी हुई आँखों से देखने लगी थी। तुम तो भाई कहते थे ना अशर को। फ़ाइक सर झुका गया था। पैसे की लालच में अंधा हो गया था मैं। रिम इसे खामोश नज़र से देख रही थी। मेरी 2 साल की बेटी बीमार है, ट्यूमर है, इसे ठीक नहीं हो रही है। बहुत इलाज करवाया। मुझे आपका ख़्याल आया, ये कहकर वो रोने लगा। रिम आँखों में आँसू लिए आ गए थे। अल्लाह तुम्हारी बेटी को सेहत दे, मुझे माफ़ कर दे। वो रो रहा था। मेरा खुदा भी मुझे बख्श देगा, मैं माफ़ कर चुकी हूँ सबको, तुम्हें भी माफ़ कर चुकी हूँ। आंसू से भरी आंखों से देखते हुए बोली, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। फ़ाइक आंसू साफ करने लगा। अल्लाह आपको खुशियाँ दे। अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। आप बहुत नेक इंसान है। रीम धीरे से मुस्कुराई, मैं चलता हूँ, हॉस्पिटल जाना है। वो कहते हुए वहाँ से खड़ा हो गया। रुको, रीम की आवाज़ पर रुक गया था। वो एक चेक लिखने लगी, फिर साइन करके इसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए। नहीं नहीं भाभी, मुझे ये नहीं चाहिए, मना करने लगा। रख लो, फ़ाइक काम आएगा। रीम के स्टार्ट पर फ़ाइक ने वो चेक रख लिया और इसे दुआएं देता बाहर निकल गया। रीम वहीं कुर्सी पर रह गई थी। इसकी नज़रें मेज़ पर थी। साकित सी से एक पल को लगा कि कोई नहीं, इसका वो बिल्कुल अकेली हो जैसे। एक धुंधला-सा चेहरा, एक अपनाहट भरा लम्स, जानी-पहचानी खुशबू से ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। शायद इसके कानों के पास हल्की-सी सरगोशी हुई थी। वो चौंक के जागा था, नींद से इधर-उधर देखने लगा। कमरे में कोई नहीं था। आज फिर इसे ख्वाब नज़र आया था और वो काफ़ी अरसे से ख्वाब देखता आ रहा था। वाज़ेह भी कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसे महसूस होता कोई अपना इसके पास है, जैसे वो जानता है, लेकिन कौन वो? कुछ देर ख्वाब के ज़रिए सर लेट गया और फिर से हरीम को सोचने लगा। इसे इस लड़की की समझ नहीं आती थी। इसे मैं देखकर वो हमेशा खो जाती थी या खौफ़ज़दा सी हो जाती थी, यहाँ तक कि इसे नींद आ गई और वो सो गया। इस बड़े से रेस्टोरेंट के सामने खड़ी वो सोच रही थी कि वो कार जालंधर इससे क्यों मिलना चाहते हैं। फिर एक लंबी सांस खारिज करके इसके अंदर कदम बढ़ाते अंदर आके इसने चारों तरफ का जायजा लिया। एक वेटर इसके पास आया। गुड इवनिंग मैम, इधर से प्लीज़। वह एहतरामन खड़ा इसे दाएं जाने का कह रहा था। जिधर वो कार जालंधर इसका इंतजार कर रहे थे, उनकी टेबल के करीब आई। वो कार अपनी जगह से खड़े हुए हो कहते, हेलो मिस हरीम। हेलो जाबन मुस्कुराई भी थी। प्लीज़ हैव अ सीट। वो कार के कहने पर वो सीट पर आ बैठी तो वो कार भी सिर्फ सामने अपनी जगह पर बैठ गया। क्या लेंगी आप? कॉफ़ी? हरीम ने इस बात में सर हिला दिया। ऑर्डर देकर वो हरीम की तरफ मुतवज्जो था। अपना आप मिलना चाह रहे थे तो मुझसे? हरीम इनसे सवाल पूछा। जी बिल्कुल, वक़ार धीरे से बोले। पूछना चाहूँगी क्यों? हरीम अभी भी हैरान थी कि वक़ार ने क्यों उसे बुलाया। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वक़ार ने उसे देखकर बोला। जी कहिए। वो अभी तक मुस्तरब सी थी। फिर कॉफ़ी लाया और उनकी टेबल पर रख कर वो चला गया। वक़ार ने कहना शुरू किया, 1 साल पहले की बात है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया था। वहाँ हम शिकार कर रहे थे जब मुझे किसी के किराने की आवाज़ आई। मैंने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो वहाँ एक बाल्टी पड़ी हुई थी, ज़ख्मों से चूर खून से लथपथ, नीम बेहोश। हरीम का दिल कट सा गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ इसे गाड़ी तक ले आया, शहर लाकर इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इस शख्स की हालत बहुत ख़राब थी, इसकी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं थी। इसका खून बहुत ज़्यादा बह गया था। इसे ब्लड की नीड थी। इसे बहुत गोलियाँ लगी थी। पीठ पर, सीने पर, पेट पर और टाँग पर। रीम की गिरफ्त टेबल पर सख्त हुई थी। सपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। वक़ार रुक कर इसके चेहरे की ताज़ा देखने लगा। वो 6 महीने ज़ेर इलाज रहा। 6 महीने तक इसके ज़ख्म काफ़ी बढ़ चुके थे। मैंने इसे अमेरिका अपने भाई के पास भेजा ताकि अब ठीक से इसकी ट्रीटमेंट हो सके। इसे बस इतना याद है कि इसका नाम अशर है, बाकी इसे कुछ याद नहीं था। हरीम ने सिसकी ली। वक़ार चौंके से देख रहे थे। आर यू ओके मिस? हरीम आंसू से भरी आँखों से इसे देख रही थी। मुझे यकीन था वो मेरा अशर है। मेरा अशर। वक़ार मुस्कुराए थे। हाँ, वो तुम्हारा अशर है। रीमा सर झुकाए हल्की आवाज़ में रोने लगी थी। इसके अंदर एक तूफ़ान था और इसका दिल चाह रहा था वो चीखे, रोए और चिल्ला-चिल्ला कर कहे कि मेरा अशर ज़िंदा है, वो मरा नहीं। लेकिन वो सब्र के पुल बाँधे खुद पर बस हल्की आवाज़ में रो रही थी। हरीम वो नहीं सुन रही थी, वो बस रोई थी। यकदम अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ भागी थी। बाहर आके लम्बे-लम्बे साँस लेने लगी। अपने दिल पे हाथ रखे वास्ता से चलती बेंच के पास आकर रह गई। वक़ार भी इसके पीछे आए थे, उसके पास ही खड़े थे। वो अपनी याददाश्त खो चुका है। हरीम, वो इसकी याददाश्त तुम बनोगी। हरीम, इसे तुम याद दिलाओगी अपना आप। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुझे इसके पास ले चलें आप प्लीज़। वो इल्तिजा नज़र से देख रही थी। वक़ार को इस लड़की पर रहम आ गया। वो धीरे से मुस्कुरा पड़ा। बिल्कुल, लेकिन इसे कहो कि क्या? हरीम सोच में पड़ गई। पता नहीं क्या कहूँगी। वो तो मुझे पहचानता भी नहीं है कि कैसे इसे अपनी पहचान बताऊँगी। वो बेचारगी से बोली, मुश्किल और कठिन रास्तों पर चल के जब यहाँ तक आ ही गई हो तो मंज़िल तक भी पहुँच जाओगी इंशाल्लाह। इनके बोलने से हरीम को तक़वियत भी मिली थी, हौसला भी मिला था। वो भी मुस्कुरा पड़ी। इंशाल्लाह। अशर, मुझसे दूर मत जाओ। अब आवाज़ थोड़ी वाज़ेह थी, चेहरा अभी भी धुंधला सा था। मेरे अशर, इससे जानी-पहचानी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ धुंधले चेहरे जो इसे दूर लेके जा रहे थे। कौन थे? लेकिन
मेरे अशर को कुछ मत कहें प्लीज़, छोड़ दें इसे। अशरफ हरीम, इसने ज़रा लफ्ज़ इसका नाम दोहराया था। वो एकदम नींद से जागा था। वो कोई और नहीं हरीम थी, और जानी-पहचान आवाज़ इसकी हरीम की थी। हरीम, वो ज़रा लब बड़बड़ाया था। वो लोग कौन थे? वो धुंधलाते चेहरे किसके थे? कौन थे वो? वो सर पकड़े बैठ गया था। पापा ठीक कहते हैं, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं कल ही डॉक्टर जवेरिया के पास जाऊँगा। इस ख़्याल के साथ ही खुशगवार एहसास ने सान गिरा था। हरीम का ख़्याल है। हरीम के मुस्कुराते लब इसकी झुकी, बल्कि इसके चेहरे पर बिखरे खूबसूरत रंग, चाहत के रंग। वो तो जैसे कि खो गया था इस पल में। वो अगले दिन जवेरिया से मिलने उनके घर गया था। कौन है आप? अशर की आवाज़ पर वो जो कोई किताब पढ़ रही थी बालकनी में बैठ के अचानक किताब से नज़रें हटाई। इसे देखने की आवाज़ सारा बत्ती से सामने नहीं गिरती तो अशर इसे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया था। हरीम नज़र झुकाए खड़ी हो गई थी। आप प्लीज़ बैठिए। वो जल्दी से बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो इसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। अशर की भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया था। कौन है आप? इसने दोबारा पूछा। मैं हरीम, वो इसे देख के बोली थी, फिर इसकी नज़रों से खाइफ होकर सर झुका गई थी। हरीम, आप मेरे ख्वाब में भी आती हैं? हरीम चौंक कर इसे देखने लगी। मुझे एक धुंधला सा चेहरा नजर आता है ख्वाब में, और कुछ धुंधले चेहरे होते हैं जो मुझे आपसे दूर लेकर जा रहे हैं, और आप इन्हीं को उनको रोक रही हैं। हरीम की आंखों में आंसू आ गए थे। आंसू मेरी आंखों से देखने लगी। मैं तुम्हारी हरीम हूँ। तुम्हारी हरीम, हमारा निकाह हुआ था। हम खुश थे बहुत। अशर इसे हैरत से देख रहा था, जबकि हरीम बेखुदी में इसे देख रही थी। फिर मेरे दादासाई ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुम्हें मेरे सामने, मेरी इन आंखों के सामने तुम पर गोली चला दी, और इसने सिसकी ली। मुझे लगा तुम मर गए हो। मैं खुद को भूल गई थी तुम मर गए थे। मैं मर गई थी, लेकिन एक दिन तुम मेरे सामने आ गए जिंदा सलामत। अशर की नज़र इस पर टिकी थी। ये क्या बोल रही थी? इसे क्यों कुछ याद नहीं, सब धुंधला धुंधला सा था। बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ अशर के तुम भी मुझे पहचान लो। जिस आंखों से तुम बेखुदी में देखते हो, एक दिन मुझसे मुझे फिर से देखने लगो। मोहब्बत थी तुम्हें मुझसे, बेहद मोहब्बत। तुम्हें एक दिन में फिर से मुझसे मोहब्बत होगी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। नहीं पता वो दिन कब आएगा, लेकिन मुझे इंतज़ार है। वो ट्रांस में बोलती जा रही थी। हरीम अचानक से पुकारा। वो बेखुदी में से देख रही थी, अपने महबूब को देख रही थी। इसकी आंखों में बहुत से सवाल थे। हरीम ने अपना सर झुका लिया और फिर उठकर वहाँ से चली गई। अशरफ देर तक बैठा वहाँ इसकी बातों को सोचता रहा। इसके हाथ कोई सिरा नहीं आ रहा था। बेल देखकर वो हरीम के दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन सामने जवेरिया को देखकर वो हैरान हुआ। फिर खुद को संभाल कर सलाम किया। वालेकुम सलाम। और जवेरिया ने जवाब देकर इसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। कैसे हो शर? वो पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। इधर देखने लगा। हरीम, आयमिन। हरीम घर पर नहीं है, वो अपने गाँव गई है। शर हैरत से देख रहा था। क्यों? आयमिन कैसे? वो परेशान हो गया था। वहाँ इसके फादर और दादो होते हैं, तो उनसे मिलने गई है। जवेरिया इसका चेहरा भगोड़े देखते हुए बता रही थी, जबकि अशर का दिल बुझ गया था। यहाँ इसका दिल नहीं लग रहा था। अब वो यहाँ से चले जाना का सोच रहा था, जब जवेरिया की आवाज़ पर वो चौंका। चाय या कॉफ़ी? और एकदम जाल से खड़ा हुआ उठा। मैं जा रहा हूँ लाफी से कहकर वो जल्दी से निकल गया था। जवेरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रीम, बहुत ज़्यादा शर आ रहा है तुम्हारे पास। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होकर जा रही थी। ये रास्ता इसके अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। कुछ धुंधली सी यादें इसके ज़हन से टकरा रही थी। एक खनकनी सी हुई आवाज़, बैक व्यू मिरर से आंखों का तसादुम। कुछ लोग जो अशर को जानते थे रुक रुक के से देख रहे थे, हैरत का इज़हार कर रहे थे। कुछ मुंह खोले से देख रहे थे। अरे ये तो अपना अशर है, अपना यार। किसी की आवाज़ पर वो चौंका था। इसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा था। गाड़ी रुकी। वो नीचे उतरा तो दो आदमी भी इसके साथ उतरे थे। वहीं आदमी अब हैरत से देख रहा था। ये हमारा अशर तो बड़ा आदमी बन गया है। दूसरा कहने लगा। जेंटलमैन अशर के अलावा मुस्कुरा पड़े थे। मैंने देख रहा था धुंधले चेहरे इसके जहन में आने लगे थे। मतलब ये हरीम का ही नहीं, इसका भी गाँव था। अचानक इनमें से एक लड़का इसकी तरफ आने लगा। करीब आकर इसका चेहरा अपने हाथों से छूने लगा। अशर, मेरा यार, मेरा जिगर, तू जिंदा है? वो इसे गले लगाया रोने लगा। अशर हैरत से देख रहा था। हम समझे थे हमारा यार तो मर गया है। सरदार सलार ने मार दिया तुझे। वो रो रहा था। वहीं धुंधले चेहरे जो इसे हरीम से अलग कर रहे थे। हवेली ले चलो मुझे, अशर ने कहा। तो बस बाद में सारे लाए से गाड़ी में बिठाकर वो बाहर से लेट गई। गाड़ी फिर से रास्तों पर चलने लगी। वो बाहर देख रहा था। गाड़ी हवेली के गेट पर रुकी तो गार्ड इनकी तरफ देखने लगा। इस लड़के ने जोर से कहा, यह अपना अशर है, हवेली वालों का मेहमान है। ये गाड़ी आगे बढ़ी तो गाड़ी से निकला तो वहाँ मौजूद कुछ मुलाजिम जैसे जानते थे, हैरत से देख रहे थे। सूट बूट में वो मलबूस हुआ अशर तो कोई और ही लग रहा था। सब हैरत ज़दा थे, और सबसे ज़्यादा हैरत ज़दा वो खुद था, जबकि वो लड़का बोल रहा था, हमारा अशर जिंदा है, शहरी बाबू बन गया है, शहर से बड़ा आदमी बन के आया है। इसकी नज़र सामने पड़ी। पहली दफ़ा इसकी नज़र हरीम पर पड़ी, और वो नज़र हटाना भूल गया। हरीम, इसने ज़हरीला लब पर कुछ धुंधले लम्हे, कुछ कोई इन्हें घसीटता हुआ हवेली के बाहर लेकर जा रहा था। धुंधले हरीम के चेहरे पर जख्म और इसके बाल खींच रहा था। इसने अपना सर थाम लिया था। किसी ने अशर के आने की इतला दी। वो भागते हुए हवेली से बाहर आई थी, और वो वहीं रुक के अपनी उथल-पुथल सांसों को संभाल रही थी। वो भी रुक के वहीं देख रही थी। आगे बुआ आगे बढ़ी थी। मेरा अशर पुत्र आया है, मिठाइयाँ बांटो। वो बुआ को देखने लगा। ये धुंधला सा चेहरा याद आया था इसे। उसके साथ अंदर हवेली की तरफ बढ़ गया था। हरीम साइड पर खड़ी बेखुदी के आलम में से देख रही थी। बुआ दोनों को अंदर लिए मुमताज़
आई तो मुमताज़ आगे बढ़ी और अशर को खुशामदीद कहने लगी। उनकी नज़र सामने व्हीलचेयर पर बैठे शख्स पर पड़ी। एक आवाज़ उसके कानों में टकराई, ले जाओ इसे बंद कर दो। बाबा साईं नहीं प्लीज़, अशर को कुछ मत कहें बाबा प्लीज़। वो इसकी जगह को देख रहा था जहाँ हरीम कल जोरदार थप्पड़ पड़ा था। वो वहीं रुक गया। इसका दिल डूबने लगा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या आ रहा है। वो चुपचाप कभी इस शख्स को देखता, कभी इस जगह को। हरीम इसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। दर्द फैल रहा था इसके मुझे चेहरे पर। मेरे पास आओ पुत्र, इस शख्स की आवाज़ आई थी। इसमें मैं माफ़ी के लायक खुद को नहीं समझता, लेकिन क्या मुझे माफ़ करते हुए वो वहीं दो जानों गिरते हुए बैठ गया था। धुंधली यादें, धुंधली बातें। इसने अपना सर पकड़ लिया था। रीम घबरा के इसके पास बैठ गया। शर वो सर उठाकर रीम को देखने लगा। इसकी आंखों में आंसू थे। शर ठीक हो तुम? वो रीम को बेखुदी में देखते जा रहा था। रीम हाथ बढ़ा कर इसके आंसू को अपनी उंगली के पुर से साफ करने लगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रीम इसका नाम लेता। रीम वो वही अशर लगा था। वही अशर, इसका अशर। यही जगह है ना, ये जगह है ना हमारी पाक मोहब्बत का कत्ल हुआ था। रीम रो पड़ी थी। अशर सब अलविदा हो गए थे। वो रीम का चेहरा अपने हाथों में लिए देख रहा था। रीम देखो मुझे याद आ गया। वो रोने लगी। सरदार वो यूसुफ भी रो रहे थे। अशर ने देखने लगा। आप क्यों रो रहे हैं? ये तो आप चाहते थे ना, आप ने हुक्म दिया था ना मुझे मार डालने को। 6 गोलियां मारी थी मुझे, 6 गोलियां। वो लम्हा याद आया जब अशर मुस्कुराता हुआ उम्मीद भरी आंखों से इसे देख रहा था। मुझे माफ़ कर दो अशर, बता मैं कातिल हूँ, गुनहगार हूँ, तुम सबको मुझे माफ़ कर दो। वो रो रहे थे, फुट के रो रहे थे। वहाँ खड़ा हर शख्स 2 साल पहले किए हुए जुल्म को याद करते हुए अबेदा हो गया था। मुझे लगा मैं तुम्हें खो चुकी हूँ अशर। हरीम में इसके कंधे पर सर रख के बैठी हुई थी और मुझे लगा मैं पा चुका हूँ तुम्हें। हरीम ने सर उठाए से देखने लगी। अशर मोहब्बत पाश नज़र से देख रहा था। हरीम हम हमारे नसीब में शायद ऐसे ही मिलना लिखा हुआ था। अब हमें आखिरी सांस तक साथ रहेंगे। तब मैं कमज़ोर था, शायद बहुत कमज़ोर। सरदारों का मुकाबला करना मेरे बस में नहीं था। हरीम इसके लबों पर अपनी हथेली रखती थी। तुम मेरे अशर हो, मेरे पास हो, मुझे और कुछ नहीं सोचना, बस कुछ भी नहीं। सब एक डरावना ख्वाब था जो ख़त्म हो चुका है। अशर ने धीरे से इसकी हथेली चूमी, इसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। इस अपने चेहरे के करीब अगर किसी खुशबू अपने सांसों में ताने लगा। रीम का दिल जोर से धड़का था। एक अनोखा खूबसूरत एहसास, बिना किसी खौफ के डर के। इसने इत्मीनान तमानियत से अपना सर इसके कंधे पर टिका दिया। हवेली की रौनकें बहाल हो गई थी। शहर से वकार, शुएब, हमदानी और जवेरिया भी आ गए थे। आखिरकार हरीम और अशर की धूमधाम से शादी के इंतजाम चल रहे थे। वो कैसे ना आते। लड़कियों की जरमट में बैठी हुई वो मेहंदी लगा रही थी। इसे लड़के ने इसके कान में कहा कि इसकी आंखें तक मुस्कुराने लगी। तो जल्दी से उठ के बालकोनी में आई। वो नीचे देखने लगी जहाँ अशर खड़ा ऊपर देख रहा था। नीचे आओ, उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। वो सरनफी में लाने लगे, अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाने लगी इसे। वो मिन्नतें करने लगा। वो जल्दी से बालकोनी से निकल कर लड़कियों के बीच से होती हुई कमरे से निकल गई थी। अरे दुल्हन भाग गई, लड़कियां चीखी थी। वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। इसे कुछ नहीं पता, बस इसे अपने अशर के पास मुड़ना था। अशर के करीब आकर इसने गले लगी। अशर इसके इस अदा पर अपने बाजू के हज़ार में ले लिया था। इसे अपने साइड टेबल पर आ गया, साइड पर आ गया ताकि उसे कोई देख ना सके। दीवार के साथ टेक लगाकर वो अशर को देख रही थी। अशर इसके हिना लगे हाथों को देखने लगा। मेरा नाम भी लिखवाया है? वो पूछने लगा। ढूंढ लो, वो तरात कर कहने लगी। शरारती सा इसके लबों पर झुका। बता दूं? हरीम ने इसे धक्का दिया। शर्म कर लो कुछ। वो हंसने लगा। तुम्हारे हाथों पर मेरा नाम वो जच रहा है। हरीम मुस्कुराई। और मेरी आंखों में तुम्हारा मोहब्बत का अक्सर जच रहा है। अशर इसके इजहार पर सरशार सा हो गया था। मैं जाने लगी है। वो जाने के लिए आगे बढ़ी थी। रुको ना। अशर की आवाज़ पर इसका दिल किसी और में ही रो में धड़का था। वो रुक के से देखने लगी। मैं तुम्हारे लिए अभी क्या, हमेशा हर लम्हा रुकने के लिए तैयार हूँ। अशर इसके माथे पर अपने लब रख दिए थे। अब हमेशा साथ रहना है। ऐसे ही जो बड़े दिन इनके मुंतज़िर थे। मोहब्बत और नफ़रत की जंग में हमेशा जीत मोहब्बत की होती है। ज़ालिम और मज़लूम की कहानी में जीत ज़ालिम की भी हो जाए, फिर भी एक वक्त ऐसा आता है कि वह वक्त मज़लूम के हाथ में भी आता है और वह जीत जाता है। अशर और रिम की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो हारे नहीं थे कभी, उन्होंने जंग लड़ी थी। वो जीत भी गए थे, क्योंकि मोहब्बत कभी हारती नहीं है। ख़त्म शोध। नावल का नाम था मोहब्बत की बारिश की पहली बूंद और इसकी राइटर है मलाइका रफ़ी। सो आप लोगों को ये नावल कैसा लगा? उम्मीद करते हैं सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।